हे गाइस, माहौल सरकार ध्यान इधर। माहौल सर, एग्जिबिशंस अंडर जीएसटी मेगा एग्जिबिशन लिस्ट नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017। सरकार हम शुरू कर रहे हैं सर्विसेज के एग्जिबिशन, क्योंकि गुड्स के जो भी एग्जिबिशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं। ओके सर, सेक्शन नंबर 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ने पावर दिया गवर्नमेंट को टू ग्रांट एग्जिबिशन टू एनी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। सर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट कैन ग्रांट एग्जिबिशन टू एनी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी। और अगर एग्जिबिशन देना है गवर्नमेंट को तो इट में बी पार्शियल और इट में बी फुल, इट में बी कंडीशनल, इट में बी अनकंडीशनल, इट में बी बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन और इट में बी बाय ऑर्डर। और कोई भी नोटिफिकेशन दिया या ऑर्डर दिया, दीज आर एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट व्हेन दोज आर इश्यूड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। और हाँ सर, गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर दिया है और उसके अंदर कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो ऐसे केस में विद इन नेक्स्ट 1 ईयर गवर्नमेंट कैन इशू एनी क्लेरिफिकेशन, कोई एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकती है। और अगर वो क्लेरिफिकेशन ऐड किया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल नोटिफिकेशन या ऑर्डर। और हाँ, ध्यान दीजिएगा बेटा, गवर्नमेंट ने जो भी एग्जिबिशन दिया, इफ एनी ऑफ द एग्जिबिशन आर if any of the goods or services are fully exempted unconditionally, then SSC shall not pay any tax. क्लियर सरकार, ये था सेक्शन नंबर 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। यही सेक्शन नंबर 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट है जिसने पावर ऑफ एग्जिबिशन दिया। और ये पावर यूज करके गवर्नमेंट ने गुड्स की भी एग्जिबिशन दिए, सर्विसेज की भी एग्जिबिशन दिए। पर हम बात करें किसके रिगार्डिंग? सर्विसेज के एग्जिबिशन की रिगार्डिंग बात करें बेटा। ये आ गया आपका लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच आर एग्जिम्प्ट फ्रॉम जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, मैंने अपनी बुक के अंदर ये सारे एग्जिबिशंस सर ग्रुपिंग किए हुए हैं हेड वाइज, ओके, इंडस्ट्री वाइज मैंने ग्रुप किए हुए, तो उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं सो दैट आपको इजी वे में ये चीजें अपने आप कनेक्ट हो जाए और याद रहे। अच्छा, एक बात और, एग्जामिनेशन के लिए ये कंपलसरी नहीं है। मैं बता रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां गलती ये कर रहे हैं कि एक एक एग्जामिनेशन को टिप पे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं रिक्वायर्ड है भाई, आपको हर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा राइट डाउन 50 एग्जामिनेशन ऑफ मेगा एग्जामिनेशन, 50 मार्क के क्वेश्चन खत्म, ऐसा नहीं होता है। क्लियर, आपको टिप्स पे याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हर एक एग्जामिनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए सो दैट एग्जाम में वो क्लिक हो कि हाँ ये एग्जिम्ट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ बाय अ ट्रांसपोर्टर, मतलब स्कूल वाले ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे, कोई प्राइवेट बस वाला सर स्कूल बस चला रहा है और वो प्राइवेट बस वाला ही चार्ज कर रहा है बच्चों से फीस। क्लियर, वो एग्जाम्ट है कि नहीं, तो आपको वहां क्लिक होना चाहिए कि एग्जाम्ट है कि नहीं। वैसे बता दूं ये टैक्सेबल है, समझे मेरी बात बच्चों? तो इस तरह से आपको हर एक पॉइंट क्लिक होना चाहिए और पर्टिकुलर पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए मैं हेल्प करता हूं इस रिवीजन लेक्चर के थ्रू, क्योंकि आपकी सक्सेस हमारा टारगेट। क्लियर, आपका और हमारा टारगेट एक ही है, आपकी सक्सेस, और आपकी सक्सेस में हम आपके हमेशा साथ हैं। भारत माता की जय। माहौल करते हैं ए होशियारी, ध्यान इधर। यस सरकार, हेल्थ केयर सर्विसेज सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम। क्या? हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज। सबसे पहली बात, डॉक्टर की सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सबसे पहली बात, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में हॉस्पिटल, क्लिनिक, प्राइवेट जो क्लिनिक होते हैं डॉक्टर्स के, सब कुछ कवर हो गया, प्लस पैथोलॉजी लैब्स भी कवर हो गई है। इसलिए अगर आपने कोई ब्लड सैंपल दिया है, टेस्टिंग वगैरह कराया, तो उसके टेस्टिंग चार्ज पे जीएसटी नहीं लगता है। ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ध्यान रखना ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। कोई सर ध्यान रखना, कोई बाबा जी से आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है तो दैट इज नॉट दैट बाबा जी, मैं योगा की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। ओके सर, योगा इज ऑथराइज सर मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, ध्यान दीजिएगा बेटा। सर, रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया डिफाइन किया हुआ है, एलोपैथी, योगा, या योगा आता है, ध्यान रखना। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, ये सब ऑथोराइज रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आते हैं बेटा। सर, इसलिए कोई बाबा जी ओम छू 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 कर रहे हैं और बच्चा गायब, मतलब बच्चे की बीमारी गायब, तो ऐसे केस में वहां अगर वो फीस ले रहे तो टैक्स लग जाएगा, क्योंकि सर वो ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है। पैरामेडिक्स, सर ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ, सर आप फिजियोथेरेपी वगैरह कराते हो, ये सब चीजें इसमें कवर होती है। और ऐसे केस में हेल्थ केयर सर्विस अगर ये लोग प्रोवाइड करें तो टैक्स नहीं लगेगा। देन एम्बुलेंस सेवाएं, एम्बुलेंस कोई भी पर्सन दे रहा हो, भले वो ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, हॉस्पिटल हो या नहीं हो, कोई प्राइवेट पर्सन भी दे रहा है, एम्बुलेंस सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, सर कोई प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी डिफेक्ट इन द बॉडी, सर ऐसे ही ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो वो हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में नहीं आएगा और वहां टैक्स लग जाएगा बच्चों। ओके सर, नेक्स्ट बात सर नेक्स्ट बात, अगर मान लो आप कोई हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिटेड है तो उसे रूम रेंट अलग से चार्ज किया है, तो रूम रेंट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अगर कोई किसी डॉक्टर ने किसी हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट का मान लो ऑपरेशन किया, 1 लाख रुपए फीस ली, 1 लाख फीस ली, मान लो हॉस्पिटल ने 60,000 वाज द शेयरिंग ऑफ द डॉक्टर,
क्लियर। तो डॉक्टर ने सर्विसेज दी हॉस्पिटल को और हॉस्पिटल ने दी पेशेंट को, तो ऐसे केस में 60,000 पे भी जीएसटी नहीं है और 40,000 जो रिटेंशन अमाउंट है हॉस्पिटल का उस पर भी जीएसटी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पेशेंट और अल्टीमेटली जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, जो इन पेशेंट है, जो पेशेंट एडमिटेड है हॉस्पिटल के अंदर, उसके लिए डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन पे, डाइटिशियन के इंस्ट्रक्शन पे जो खाना आता है हॉस्पिटल की कैंटीन से ही, उसके लिए भी अगर बिल में अलग से चार्ज किया तो अगेन इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज और उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। पर हॉस्पिटल के कैंटीन में हमने ऐसे ही घूमते फिरते गए या किसी पेशेंट से मिलने गए और वहां खाना खाया तो उस पर टैक्स लग जाएगा, क्योंकि हम इन पेशेंट नहीं है। क्लियर, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू अस। ओके सर, नेक्स्ट, वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स एग्जम्प्ट रहेगा। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेज एग्जम्प्ट है। देन कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, सर जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको ट्रीट कर रहे हैं, प्रोसेस करके उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उसके लिए जो चार्ज लिया उन्होंने हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कॉर्ड ब्लड बैंक्स, सर कोई बच्चा पैदा होता है उसकी कॉर्ड माँ के पेट से कनेक्ट होती है, उसमें जो ब्लड होता है उसको स्टोर करने के लिए जो चार्ज लिए होते हैं कॉर्ड ब्लड बैंक ने, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन चैरिटेबल एक्टिविटीज परफॉर्म करी किसने, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो सेक्शन नंबर 12 में रजिस्टर्ड है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। चैरिटेबल एक्टिविटी को डिफाइन किया है, यहाँ पे 4 एक्टिविटी लिखी है बेटा। क्लियर, यही चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में आएगा, इसके अलावा कोई और चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा बेटा। जैसे पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन्स और पर्सन्स विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, पर्सन्स एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक ड्रग्स और एल्कोहल। देन पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। देन एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, ध्यान रखिएगा बेटा। अगर बाबा रामदेव जी या कोई भी पर्सन स्पिरिचुअलिटी के कैंप लगाते हैं बेटा, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, योगा के लिए, और उसके लिए जो फीस चार्ज किया, अगर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड थिंग, कई सारे रेजिडेंशियल कैंप भी होते हैं बेटा, जिसमें पर डे 5,000 रुपये मान लो, या कोई कैंप रखा 10 दिन के लिए तो 20,000 रुपये फीस ले ली, जिसमें रहना खाना पीना सब कुछ वही, तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। वहां पे प्रिंसिपल एलिमेंट क्या, खाना खाने गए क्या वहां पे, नहीं। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी या योगा अगर वहां पर प्रिंसिपल एलिमेंट है तो उसमें क्लासिफाई करेंगे और अल्टीमेटली टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर वो सेक्शन नंबर 12 में रजिस्टर्ड है तो। ओके, देन एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबेंडन्ड और ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, physically or mentally abused or traumatized persons, prisoners or persons over the age of 65 years residing in rural area। सर रूरल एरिया के बुजुर्ग लोगों के लिए इन्होंने कोई कैंप लगाया, एजुकेशनल प्रोग्राम, ट्रेनिंग, स्किल वगैरह के लिए, तो जो इन्होंने फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ऐसे केस में जो भी फीस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये 4 के अलावा एनी अदर पर्पज ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने, कोई फीस चार्ज किया, टैक्स लग जाएगा। ध्यान रखना, कई सारी कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर के थ्रू कई सारी एक्टिविटी करवाती है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से और उनको फीस देती है। क्लियर, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से फीस चार्ज करता है, वो फीस अगर इन चारों एक्टिविटी में कवर होती है तो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज टैक्स लग जाएगा सब। ओके, ओल्ड एज होम, जिंदगी में ध्यान रखना कभी ये सर्विसेज किसी परिवार में काम नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, नो डाउट जो गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम किया पर इसका मतलब थोड़े कि इसकी सर्विसेज हम अवेल करने दे, किसी को नहीं करना, सेवा करना अपने को। सर ओल्ड एज होम सर रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जिसमें पर मेंबर पर मंथ जो फीस है वो 25,000 रुपये पर मंथ पर मेंबर तक का है, जिसमें खाने पीने रहने सबका अमाउंट इंक्लूडेड है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल सर्विसेज दी तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन पब्लिक कन्वीनियंसेस सच एज ये सुलभ शौचालय वगैरह जो होते हैं, बाथरूम वॉशरूम वगैरह की सर्विसेज, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, सबसे पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट सर ध्यान रखिएगा। पहली बात तो खेती के केस में कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल, मतलब वेज हो या नॉन वेज हो दोनों एग्रीकल्चर के स्कोप में आते हैं। ओके सर, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज। हॉर्सेज मतलब सर स्टड फार्मिंग अगर आप कर रहे हो तो सर उसके लिए जो लैंड मान लो रेंट पे ली तो टैक्स लग जाएगा, ध्यान रखना। ओके, अब ये आपने रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल क्यों किया है? फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट और फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके लिए आप ये काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो या वेज या नॉन वेज का। और ऐसे पर्सन ने, किसान ने या जो नॉनवेज का एग्रीकल्चर कर रहा है उस पर्सन ने ये फॉलोइंग सर्विसेज ली है तो टैक्स नहीं लगेगा। कौन कौन सर्विसेज? सर एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोडक्शन और टेस्टिंग। अच्छा ध्यान रखना, टेस्टिंग में सोइल टेस्टिंग आ गया, प्लांट टेस्टिंग आ गया, ये सब टेस्टिंग जो उसने कराया उस पर टैक्स नहीं लगेगा। देन सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, देन प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म। ध्यान रखना, फार्म पे जाके आपने ऐसी कोई प्रोसेस करी है जिसकी वजह से
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, बट मेक इट ओनली मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट, तो टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज टैक्स लग जाएगा। जैसे आपने सर शुगर केन को कट करके उसको प्रोसेस करके शुगर बना दिया तो एसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया है बेटा। क्लियर? सर गुलाब को काट के, गुलाब को तोड़ के गुलाब जल बना दिया, एसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया है। आपने क्या किया है सर? केवल बेसिक कोई प्रोसेस करिए जिसकी वजह से सर गुड्स बिकम मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट, तो ही टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा, नहीं तो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। ओके सर, देन रेंटिंग, मैंने सर खेत किराए पे लिया है, जमीन किराए पे ली है सर, तो टैक्स नहीं लगेगा। मैंने एग्रो मशीनरीज किराए पे ली, रेंट पे ली, टैक्स नहीं लगेगा। देन लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान रखना बेटा, सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन में राइस नहीं आता है, इसलिए राइस के लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयरहाउसिंग पर अलग से एग्जेम्पशन दिया, आगे हम बात करेंगे, वो भी एग्जेम्प्ट है। पर सर आगे वाली सर्विस देखना, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, गांव में जा जाके लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर फॉर मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर, टैक्स नहीं लगेगा। देन सर्विसेज एपीएमसी मार्केट, उन्होंने जो फीस चार्ज किया है, या मंडी जो होती है ना बेटा, मंडी वालों ने शुल्क चार्ज किया, फीस चार्ज किया, या कमीशन एजेंट ने कमीशन चार्ज किया फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टैक्स नहीं लगेगा। देन फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसके लिए जो फीस चार्ज किया जीएसटी नहीं लगेगा। देन अगेन इसको सेपरेट पॉइंट भी बनाया हुआ है, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा एक बात और, ये ए से लेकर एच तक आप देखेंगे ना, तो मेजरली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने से लेकर बेचने तक की लगभग सारी सर्विसेज यहाँ पे कवर हो गई और सारे को टैक्स माफ किया है, क्योंकि अल्टीमेटली किसान खेती जो कर रहा है बेटा वो जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचेगा तो उसका जो कॉस्टिंग आता है, उस कॉस्टिंग पर सर अगर 18% टैक्स लगा दे तो बड़ा महंगा हो जाएगा, इसके लिए इस थिंग को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने इनको एग्जेम्पशन दिया हुआ है। अच्छा आप बोलेंगे सर इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कवर है, तो आगे दे रहेगा पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी एग्जेम्प्ट है। ओके आगे राइस के लिए पॉइंट, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस एग्जेम्प्ट है। पर ध्यान रखना बेटा, कमीशन एजेंट, जैसे कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ कवर थे बेटा, पर राइस के लिए अलग से कवर नहीं है, और राइस सिंस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है इसलिए राइस के कमीशन एजेंट पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा बच्चों। देन वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट रहेगा। देन ध्यान दीजिए बेटा, बड़ा अच्छा पॉइंट है, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ, देखो बेटा जैसे कॉफी टी ये प्रोसेस्ड फूड है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है, जो प्रोसेस्ड फूड नहीं होते हैं, उनके स्टोरेज वेयरहाउसिंग पे एग्जेम्प्ट होता है टैक्स, पर सिंस ये प्रोसेस्ड फूड थे ये एग्जेम्पशन कवर नहीं होते, गवर्नमेंट ने इनको अलग से एग्जेम्पशन दिया और बोल दिया मस्त रहो मंगल, टैक्स एग्जेम्प्ट है इनके लिए भी। किन किन के लिए? सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेज, फ्रूट्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगरकेन, जैगरी, वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट एटसेट्रा, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बिटल लीव्स एंड तेंदू लीव्स, कॉफी एंड टी, इन सब के वेयरहाउसिंग और स्टोरेज पे जीएसटी नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा बेटा। ओके सर नेक्स्ट, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो ऑन जॉब वर्क बेसिस तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर ध्यान रखना एक सर्कुलर आया था, राइस मिलर क्या करते हैं बेटा, पेडी को प्रोसेस करके उसका डीहस्किंग करके राइस के दाने बाहर निकालते हैं, तो सर उसके लिए जो उन्होंने चार्जेस लिए डीहस्किंग के लिए, दैट इज नॉट अ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, वो प्रोडक्शन होने के बाद की प्रोसेस है बेटा, इसलिए सर दैट इज नॉट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। और राइस मिलर ने जो डीहस्किंग ऑफ पैडी इनटू राइस के लिए जो चार्जेस चार्ज किए उस पर टैक्स लगेगा। ओके देन सर एप्पल वगैरह आपने देखी कि दूसरा चमकती है शानदार एकदम, सर वैक्सिंग वगैरह जो करा है उसके लिए वो वैक्सीन चार्ज वगैरह पे जीएसटी नहीं है। सर पढ़ो, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, ripening, waxing, retail packing, labeling of fruits and vegetables which do not change or alter the essential character of the said fruits or vegetables, टैक्स नहीं लगेगा। देन आ गया जीटीए देखो वैसे ट्रांसपोर्ट के लिए अलग ही पॉइंट दिए हुए, पर मैं यहाँ पे सिंस एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉइंट है इसलिए मैंने सारे पॉइंट एक इंडस्ट्री वाइज मर्ज किए हर जगह। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द जीटीए by way of transportation in a goods carriage of what, agricultural produce, milk, salt and food grains including flour, pulses and rice, सरकार इनके ट्रांसपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा। आटा, चावल, दाल ये सब प्रोसेस्ड फूड है, फिर भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अलग से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। देन सर ये तो जीटीए था, अब आ गया रेलवे और वेसल फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन किया किसका, सेम गुड्स का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, तो भी टैक्स एग्जेम्प्ट है बेटा, बाय एयर एग्जेम्प्ट नहीं। और प्रैक्टिकली कौन सा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बाय एयर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, क्लियर। सर सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेज, टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा बेटा। ओके देन सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग, अरे भाई कत्ले आम कर रहे हो, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर आपने गवर्नमेंट से राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज परचेज किए सर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, तो गवर्नमेंट ने जो राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आपको जो फीस चार्ज किया है, लैंड दिए बेटा आपको, क्लियर, किसको दिए बेटा, इंडिविजुअल फार्मर को फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, तो गवर्नमेंट ने जो भी रॉयल्टी है, जो भी फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर किसान के फार्म तक ट्यूबवेल
ट्यूबवेल तक सर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंस्ट्रक्शन करवाना था, इंस्टॉलेशन करवाना था, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी ने जो भी चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए बात तक बेटा। देन सर नेशनल सेंटर फॉर कॉल्स एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो भी मेंबरशिप फी है, जो भी फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे पॉइंट खत्म होते हैं। अब आइए एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फर्स्ट पॉइंट है अपने आप में सर, एग्जामिनेशन के लिए बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट होता है ये वाला। एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, सबसे पहला पॉइंट ही बहुत भारी है, all the services provided by an educational institution to its student faculty staff exempt। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्ड को डिफाइन किया हुआ है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हु इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन एंड सर एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल। सर हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट तक जो सर्विसेज दे रहा है, प्री स्कूल भी आ गए और स्कूल भी आ गए। सेकंड सर कॉलेजेस, आईसीआई वगैरह इस पॉइंट में कवर होते हैं। एनी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आएगा। और थर्ड सर अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो ऐसे केस में आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आएंगे। क्लियर, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में नहीं आते हैं। ओके सरकार, अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने सर्विसेज दी है किसको, अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कि सर्विसेज शुड बी ऑफ एजुकेशन, नहीं, कोई भी सर्विस, कैसी भी सर्विस, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। ध्यान देना बेटा, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने बच्चों से फीस चार्ज करी फॉर एजुकेशन, वो तो एग्जाम है ही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनसे बस फीस चार्ज करी, हॉस्टल फीस चार्ज करी, सर मेस फीस चार्ज करी, मैं तो कह रहा हूं डांस सिखाया उसकी फीस चार्ज करी, कुछ भी सर फीस चार्ज करी, एनी सर्विस, एनी मतलब एनी by educational institution to its student faculty staff is exempt from GST। okay any service। okay बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। अब सर सेकंड पॉइंट, अगर मान लो आपको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सर एंट्रेंस लेना है और उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस फी होती है बेटा, तो उस एंट्रेंस फी सिंस आप उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं बने अब तक, इसलिए एंट्रेंस फी का पॉइंट अलग से लिख के बोल दिया कि नहीं, इट विल आल्सो रिमेन एग्जेम्प्ट। अब आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्विसेज टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज प्रोवाइड करी है। ओके ये 5 पॉइंट है, पर इसमें भी पहले बताता हूं आपको, ये फर्स्ट 3 पॉइंट ओनली स्कूल्स के लिए। किसके लिए भाई, ओनली स्कूल्स, मतलब भले वो प्री स्कूल एजुकेशन हो या एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट हो, तो सर ये 3 सर्विसेज उन्हीं के लिए है। कॉलेजेस को दी है, आईसीआई को दी है, या अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट को दी, तो टैक्स लग जाएगा, वो एग्जाम नहीं है। तो 3 सर्विसेज केवल स्कूल के लिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल, एक तरह से मान लीजिए कौन कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। सेकंड कैटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, एग्जाम रहेगा जीएसटी से। क्लियर सर, वापस ध्यान दीजिएगा सर, कैटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, एग्जाम रहेगा स्कूल के लिए केवल। ओके सर, अच्छा ध्यान रखना, केवल ये मिड डे मील के लिए नहीं है, मान लो स्कूल का कोई एनुअल फंक्शन था, उसमें आपने कैटरिंग सर्विसेज दी, एग्जाम रहेगा जीएसटी के लिए। ओके नेक्स्ट, सिक्योरिटी क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज पर ध्यान रखना, परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करिए सर सिक्योरिटी क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज, तो एग्जाम है। देन सर सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, ये सारे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, भले वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, कॉलेजेस हो, आईसीआई हो या स्कूल हो, वहां पे एडमिशन से रिलेटेड सर्विसेज आपने दी है, या फिर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, जैसे आईसीआई के एग्जाम होते हैं उसके लिए एग्जाम हॉल वगैरह जब अलाउड होता है ना सेंटर्स, बेटा सेंटर्स में चार्ज करता है फीस, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली फॉर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन देते हैं, मतलब ये अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वालों के लिए नहीं है और स्कूल के लिए नहीं है। कौन सा, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियडिकल्स इज आल्सो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी बट ओनली फॉर कॉलेजेस। क्लियर डन, कॉलेजेस आईसीआई वगैरह। ओके तो सर ये सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। अच्छा सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन 5 के अलावा कोई और हो सब टैक्सेबल है। अच्छा एक और बात, जैसे बोर्ड होता ना बेटा, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सर इनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना है फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, तो एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं ये लोग, उसके लिए जो फीस चार्ज होती है उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है, सरकार ध्यान रखिएगा। अच्छा मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं, फूड मेस फैसिलिटी, फूड बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जाम रहेगा। सर मेस फैसिलिटी, फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय
एनीवन अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टैक्सेबल रहेगा बेटा। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है आईआईएम के लिए। आप नाम सुना होगा, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम उदयपुर एटसेट्रा। तो सर आईआईएम ने अपने स्टूडेंट से जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि आईआईएम भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आता है। सेकंड बात, सर आईआईएम क्या करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स भी कराता है बेटा, या नीड बेस्ड कोर्स भी कराता है, जैसा 7 दिन का डिप्लोमा हो गया। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स जो होते हैं, दीज आर नॉट फॉर स्टूडेंट्स, दीज आर फॉर पार्टिसिपेंट्स। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वगैरह होती है एक तरह से, सर इन पे टैक्स लग जाएगा, इस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। देन सर क्लेरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशन ऑन डीजी शिपिंग अप्रूव्ड मैरीटाइम कोर्सेज। अगेन सर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि यस इट इज ऑल्सो कवर्ड इन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिकॉग्नाइज बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स होता है, इसलिए जो भी फीस इसमें चार्ज करी वो भी क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। ओके देन सर मैंने स्कूल को सर्विसेज दिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की, तो सर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा स्कूल के लिए। अब सर मेरे पास मान लो बसेस नहीं है, मैंने आपसे बस किराए पे ली, तो सर आपने ऐसे किसी पर्सन को मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी ट्रांसपोर्ट ऑफ मेंट टू कैरी पैसेंजर्स आपने हायर पे दिया, ऐसे किसी पर्सन को जो स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दे रहा है, तो आपने जो हायरिंग वाली सर्विस दी उस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है। देन सर नेक्स्ट, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड असेसमेंट एजेंसी अप्रूव्ड बाय द सेक्टर स्किल काउंसिल और द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अ ट्रेनिंग पार्टनर approved by the National Skill Development Corporation or Sector Skill Council in relation to what? Sir again, National Skill Development Program implemented by the National Skill Development Corporation या Vocational Skill Development Program या any other scheme which is implemented by the National Skill Development Corporation। तो ये गवर्नमेंट के नाम अगर आपको दिख जाए तो समझना वो जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। देन दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के थ्रू अगर ट्रेनिंग प्रोवाइडर ने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है रूरल एरिया के अंदर, तो उससे जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर असेसिंग बॉडीज ने जो फीस चार्ज किया है फॉर असेसमेंट अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका सारा खर्चा गवर्नमेंट बोर्न करी, टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर सरकार मई 22 ईयर्स के बाद जो एग्जाम है उसके लिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अमेंडमेंट हो गया और यहाँ बोल दिया कि 75% और मोर ऑफ 75% अगर एक्सपेंडिचर बोर्न किया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ने, तो भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। अभी तो क्या है सर, जिनके दिसंबर 21 में एग्जाम्स है उनके लिए क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट बोर्न करता है तो ही एग्जेम्प्ट है, और उसके बाद 75% या मोर देन 75% अगर टोटल एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट बोर्न करती है तो वो सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। देन सर कभी डांस सीखने गए क्या? सर हम तो लोगों की बारात में नाच के ही डांस सीख गए। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर, टैक्स नहीं है। देन सर स्पोर्ट्स, पर यहाँ पे स्पोर्ट्स में ध्यान रखना, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी है बाय अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विच इज रजिस्टर्ड इन सेक्शन नंबर 12 है, तो ही एग्जेम्प्ट रहेगा, नहीं तो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। ओके सरकार एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज फर्स्ट सर म्यूजियम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू, अगर आप वहां गए हो तो सर मजा आएगा बहुत सारा, पर सर उसके एंट्री टिकट पे टैक्स नहीं है। देन प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अगर आप गए हो, जैसे ताजमहल में क्या वो पागल खाना नहीं होए सर, ध्यान दो ध्यान सर, ताजमहल सॉरी पागल खाना नहीं हो ताजमहल आगरा में, तो सर वहां का एंट्री टिकट अगर आपने लिया है तो एंट्री टिकट पे टैक्स नहीं लगेगा सर। अच्छा एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, मतलब वहां आप एडमिट नहीं हो गए वे सर, एंट्री टिकट, ओके सर जस्ट किडिंग। ओके सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू, अगेन टिकट लिया आपने किसके लिए, सर्कस, डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले, तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, पर हाँ रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट यहाँ लिख दिया, बात एक ही, मतलब कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो गया। नेक्स्ट है प्लेनेटोरियम, सर यहाँ पे अगर आप गए हो इन चारों में से कहीं जगह किसी भी जगह पे, तो सर आपके एंट्री टिकट पे टैक्स नहीं लगेगा अगर एंट्री टिकट इज नॉट मोर देन ₹500 पर पर्सन। तो सर कोई पेजेंट मतलब फैशन शो होगा, कोई गाँव कोई फैशन शो होगा जिसका टिकट 500 रुपये पर पर्सन या उससे कम है, तो टैक्स माफ है। ओके नेक्स्ट सर अब परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, सर डांस करने के पैसे मिल रहे हैं, वो वाले नहीं होए फीस। सर सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ अ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस, म्यूजिक और थिएटर इफ कंसिडरेशन चार्ज फॉर पर परफॉर्मेंस इज अप टू ₹1,50,000, 1,50,000 तक का फीस है तो टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर, 1,51,000 हो तो पूरे पे टैक्स लगेगा, ध्यान रखना। और हाँ अगर उन्होंने एज अ ब्रांड एम्बेसडर कोई भी पैसा चार्ज किया है तो उस पर एग्जेम्पशन नहीं है, उस पर पूरे पे टैक्स लग जाएगा एज अ ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई फीस चार्ज किया तो। क्लियर। देन पॉइंट नंबर 5 कहता है क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर
टू अ फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू अ टूर होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई टूर होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया हुआ है और फॉरेन टूरिस्ट से अगर टूर ऑपरेटर ने पैसा चार्ज किया, टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट के स्कोप में आता है। और इंटरमीडिएट के स्कोप में ये बोला है सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, और अननेसेसरी इस बेचारे पे टैक्स लग जाता है, जबकि टूरिस्ट भी बाहर का है और टूर भी होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ एग्जम्पशन देके बोल दिया must the tourist tax exempt is particular service पे if the services are provided to a foreign tourist in relation to a tour which is wholly conducted outside India. Okay, next, services provided to a recognized sports body by an individual, by Virat Kohli, by an individual as a player, referee, umpire, coach or team manager for participation in a sporting event organized by recognized sporting event, organized by recognized sports body, तो टैक्स नहीं लगेगा। और एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को कोई सर्विस दी तो टैक्स नहीं लगेगा। देन पॉइंट नंबर 7, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। सर, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय, नाम को ध्यान से सुनना बेटा, by National Sports Federation or its affiliated federations where the participating teams or individual represent any district, state, zone or country. Then, sir, organized by Association of Indian Universities, Inter-University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for the Deaf, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलंपिक्स भारत, या फिर ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, या फिर ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और ऑर्गेनाइज्ड अंडर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। इन्होंने अगर स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और आपने स्पॉन्सर किया तो टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा ध्यान रखना, ये सारे नाम टिप्स पे याद करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इनको 2 बार रीड करिएगा, एग्जाम में क्लिक करना चाहिए हाँ ये वहां कवर था कि नहीं कवर था। ओके, देन पॉइंट नंबर 8, सर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2020। सर ध्यान रखना, ये 2020 में नहीं हुआ, पर जब भी होगा सर, इस इवेंट से रिलेटेड कोई भी सर्विस आपने प्रोवाइड करी है फीफा को या इसकी सब्सिडरी को, या इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी इस इवेंट से रिलेटेड, तो टैक्स नहीं लगेगा। देन अगर इसका मैच देखने आप गए, राइट टू एडमिशन अगर आपने लिया है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020, तो सर ऐसे केस में टैक्स नहीं लगेगा। देन सर सेम वे फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 हुआ था, उसके लिए भी पॉइंट था, पर अब ये पॉइंट ऑब्वियसली प्रैक्टिकली काम के नहीं रहे। हाँ, उस टाइम का कोई पॉइंट अगर होगा, उस टाइम का प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में किसी का डाउट होगा तो उस टाइम एग्जाम था। ओके, 2017 के जो इवेंट थे ये वाले सेम। ओके सरकार, ये सारे आपके एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज खत्म होती है। अब आइए माहौल के साथ। देखो बच्चों, मुझे बताया मेगा एग्जामिनेशन की बहुत सारे पॉइंट है, पर दैट कैन नेवर बी एन एक्सक्यूज फॉर द सक्सेस। ओके, इसलिए मैंने जानबूझ के ऊपर लिखा है, ए होशियारी ध्यान इधर, माहौल सरकार। और मैंने वैसे भी आपको बताया है, हर एक पॉइंट टिप्स पे याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, हर एक पॉइंट को समझो, वो पॉइंट क्लिक होना चाहिए एग्जाम में कि हाँ ये एग्जाम था कि नहीं था। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज, सबसे पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स के रिगार्डिंग। सर, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग। सर, विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग का मतलब क्या है बेटा? सर, लगे साथ में है या नहीं है? अरे भाई, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर अकम्पनीड बिलोंगिंग के लिए अलग से कोई पैसा चार्ज किया उस ट्रांसपोर्टर ने, तो वो भी सर एग्जाम रहेगा। अगर इनमें कवर होता है तो उसका ट्रीटमेंट भी वही होगा जो पैसेंजर टिकट का ट्रीटमेंट होता है। ओके सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय रेलवे इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच। सेकंड, मेट्रो, मोनोरेल और ट्रेनवे एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। देन इनलैंड वाटरवेज। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट in a vessel between places located in India other than predominantly for tourism purpose. Okay, and last sir, metered cab और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। अच्छा ध्यान रखना, मीटर्ड कैब लिखा है। क्लियर, मीटर्ड कैब प्राइवेट टैक्सी जो होती है सर, बॉम्बे में देखा होगा, मुंबई वगैरह मेट्रो सिटीज में 9 2 11 8 सॉरी काली पीली। क्लियर, अब मीटर्ड कैब भली एसी हो नॉन एसी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड थिंग, ऑटो रिक्शा भली मीटर्ड हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्लियर, एग्जाम रहेगा। ओके सर, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय एयर। सर, आप बाय एयर गए हो कहां पर? वो 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर सिक्किम और एक डोगरा, बाग डोगरा, वहां आप फ्लाइट से गए हो या वहां से आए हो तो उसके टिकट पर टैक्स नहीं लगेगा। देन सर, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज में अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया है अदर देन रेडियो टैक्सी, ओला उबर वगैरह पर टैक्स लगेगा बेटा। सर, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बट अदर देन टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर, आपने बस की बस हायर कर ली, टैक्स लग जाएगा बेटा। वो भी ध्यान रखना, नॉन एसी है तो एग्जामिनेशन की बात आएगी। ओके नेक्स्ट, नॉन एसी स्टेज करीज तो टैक्स नहीं लगेगा, एसी स्टेज करीज तो टैक्स लग जाएगा। ओके सर, कुल मिला के गवर्नमेंट ने बेसिक जो ट्रांसपोर्ट के मोड होते हैं उनको एग्जाम रखा है, जो लग्जरी वाले मोड है उन पे टैक्स लगाया है। जैसे बाय एयर आप ट्रांसपोर्ट करो नॉर्मल मुंबई टू दिल्ली, टैक्स लग जाएगा। क्लियर सर, एसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, एसी टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो आप, सर
एसी रेलवे में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इन सब पे टैक्स लगाया है, जो बेसिक सर्विसेज होती है जो जनता को दी जाती है, जहां पे लोगों के लिए महंगा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो जाए, इसलिए एग्जाम किया हुआ है। ओके देन सर आपने देखा होगा छोटे छोटे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट टिकट का एक पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद पे करती है, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट in relation to transport of passengers with or without accompanying belonging embarking from or terminating at the regional connectivity scheme airport against consideration in the form of viability के फंडिंग। और ध्यान रखिएगा जिस दिन से वो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट स्टार्ट होता है, ऑपरेशन चालू होता है उसका, उसके 3 साल तक ये एग्जामिशन रहेगा। ओके जिस दिन से वहां पर काम चालू है, वहां से मतलब फ्लाइट चालू हुई, वहां से 3 साल तक ये एग्जामिशन कंटिन्यू रहेगा। ओके देन सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स, अब गुड्स आ गया बाय रोड, रोड से ट्रांसपोर्ट किया तो एग्जाम रहेगा एक्सेप्ट जीटीए और अ कुरियर एजेंसी। देन transport of goods by inland waterways will be exempt from GST. Okay, then transport of goods by aircraft from a place outside India up to the customs station of clearance in India तक के फ्रेट पे जीएसटी नहीं लगेगा। जिस कस्टम पोर्ट पे क्लियरेंस हो रहा है वहां तक के फ्रेट पे जीएसटी नहीं लगेगा बाय एयर, पर अगर यही गुड्स बाय वेसल अगर आया है तो टैक्स लगेगा, ध्यान रखिएगा। और इंपोर्टर ऑफ गुड्स होता है वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है, ध्यान रखिएगा इसमें। अगर भले ही सर ध्यान रखना बाय वेसल अगर गुड्स आ रहा है आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में, और सर जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो आउट ऑफ इंडिया की और जो रेसिपिएंट है वो भी आउट ऑफ इंडिया का है, तो भी ऐसे केस में इंपोर्टर इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके देन अब सर ये तो था अभी पॉइंट ऑफ 5 में, क्या सर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में गुड्स लाए थे बाय एयर, अब इंडिया से आउट ऑफ इंडिया लेके जा रहे हो बाय एयर या बाय वेसल, तो दोनों के लिए बोल दिया कि एग्जाम्प्ट रहेगा टैक्स। सर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स by an aircraft from the customs station of clearance in India to a place outside India exempt रहेगा। अच्छा ध्यान रखो यहाँ पे लिखा है कि 30 सितंबर 2021 तक की एग्जामिशन है, क्लियर, दोनों ही पॉइंट में लिखा हुआ है 30 सितंबर 2021 पर तुम्हें बता देता हूँ मैं, जिनके मई 22 है उसके बाद एग्जाम है, ये 2022 कर दिया गया है। मतलब हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, जब ये सितंबर मंथ आता है तब एक साल बढ़ा देती है, बेटा देख लो आप शुरू से ही क्या हुआ है। तो सर कुल मिला के एग्जाम दिमाग खराब मत करना। ओके तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल हो या एयरक्राफ्ट हो फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। ओके देन सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज सर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी इफ दोज आर प्रोवाइडेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एग्जाम रहेगा जीएसटी से। ओके देन सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन by railway or vessel from one place in India to another place in India by vessel or railway, ध्यान रखना from one place in India to another place of the following goods, इन स्पेसिफिक गुड्स का ही है। ओके कौन कौन सा, रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट्स और मिशअप्स, देन डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। ये दोनों पॉइंट तो मैंने आपको आगे भी कवर कराया था क्योंकि वो एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉइंट में भी आ रहे थे ये दोनों, क्लियर सर। अब ध्यान रखना सर ये सारे पॉइंट, ये सारे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल और रेलवे एग्जाम्प्ट रहेगा विद इन इंडिया। ओके पर सेम पॉइंट एग्जाम्प्ट है बाय जीटीए ऑल्सो, पर एक पॉइंट नहीं है यहाँ पे, कौन सा, रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल, रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल वेसल या रेलवे से ट्रांसपोर्ट किया तो ही एग्जाम्प्ट रहेगा, बाकी सारे पॉइंट जीटीए के लिए भी सेम लिखे हुए हैं, बस यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है। 2 पॉइंट कौन से एक्स्ट्रा है सर, अगर आपके गुड्स कैरेज में जितना भी गुड्स है उन सबका फ्रेट मिला के 1500 या उससे कम है, सबका फ्रेट मिला के सारे कंसाइनमेंट्स का फ्रेट मिला के 1500 या उससे कम है तो जीएसटी एग्जाम्प्ट है, पर 1500 से ऊपर है तो सर ऐसे केस में एग्जाम्पशन यहां नहीं मिलेगा। पर हाँ वहां पे उस केस में चेक लेना इंडिविजुअल कंसाइनी वाइज जो फ्रेट चार्ज किया वो अगर 750 या उससे कम है इंडिविजुअल कंसाइनी वाइज, तो ऐसे केस में इट विल रिमेन एग्जाम्प्ट। पहले देखना पूरा पास है नहीं, पूरा पास है मतलब 1500 या उससे कम है तो पूरा एग्जाम्प्ट, इंडिविजुअल देखना ही मत। पूरा पास अगर नहीं है तो देखना इंडिविजुअल एग्जाम्पशन को, ये क्या जैसे हम सी एग्जाम्स के रिजल्ट में देखते हैं, क्लियर। पर आप तो लोग पास होने वाले ही हो मुझे पता है सर, मेरा पूरा विश्वास है बिकॉज यू कैन डू इट, माहौल के साथ सरकार। अब देखिए पॉइंट नंबर 10 बोलता है जीटीए, जो मैं पॉइंट ऑलरेडी रिवर्स चार्ज टाइम पढ़ा चुका हूं, जीटीए ने सर्विसेज दी किसको, उन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस के अलावा किसी को भी, तो जीएसटी एग्जाम्प्टेबल, रेट ऑफ टैक्स 5% हो या 12% उससे फर्क नहीं पड़ता। याद आया, रजिस्टर्ड फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट इंक्लूडिंग एओपी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी और एनी रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इन 7 के अलावा किसी और को सर्विसेज दी जीटी ने, इट विल रिमेन एग्जाम्प्ट। सेम वे सर मैंने बताया था, अगर रेसिपिएंट जो है जो फ्रेट पे कर रहा है वो कौन है सर, कोई डिपार्टमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या
यूनियन टेरिटरी है या फिर कोई गवर्नमेंटल एजेंसी है या लोकल अथॉरिटी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51 नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, तो ऐसे केस में भले वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीटी ने जो भी सर्विस उसको दी उस पर जीएसटी एग्जम्प्टेड टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, वरना इन लोगों को नॉर्मल रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ जाता है इन सबको, इसलिए ओके। देन सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल और भूटान। सर नेपाल भूटान को ट्रांजिट कार्गो अगर आपने भेजा है, ट्रांजिट कार्गो भेजने की सर्विसेज, ट्रांजिट कार्गो से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज अगर आपने दी है तो टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर। अब ट्रांजिट कार्गो से रिलेटेड कोई भी सर्विस मतलब कार्गो हैंडलिंग सर्विस भी आ गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी आ गई, जो भी ट्रांजिट कार्गो से रिलेटेड सर्विस है सब कुछ एग्जम्प्टेड है। नेपाल भूटान के लिए अगर आप गुड्स भेज रहे हो तो इनको लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। ओके। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। देन लोकल अथॉरिटी को आपने सर्विसेज दी है, कौन सी? हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, कौन सा? इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल विच इज मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। देन जीटीए को आपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेंट पे दिया है। देन वही स्कूल को जो पर्सन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दे रहा है उसको आपने सर बस किराए पे दिए या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर दिया, तो ऐसे केस में जो आपने मुझे रेंट पे मोटर व्हीकल दिया उसके रेंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं है। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सारे पॉइंट खत्म होता है। अब होशियारी माहौल सरकार। देन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज। फर्स्ट सर घर नहीं है, घर सर घर बनवाया है सिंगल रेजिडेंशियल हाउस और वो भी नया हाउस बनवाया है और वो भी प्योर लेबर बेस पे, तो जीएसटी एग्जम्प्ट, अदरवाइज जीएसटी लग जाएगा। ध्यान रखना रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या उसका कोई पार्ट बनवाया तो टैक्स लगता है। ओके। और मोर देन वन सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अगर किसी कॉम्प्लेक्स में तो वो क्या है? रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के स्कोप में आएगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे केवल न्यू कंस्ट्रक्शन ही कवर है, रिपेयर रिनोवेशन कवर नहीं है, नया घर बनवाया है आपने। ओके। देन पॉइंट नंबर 2 अगेन प्योर लेबर विथ मटेरियल नहीं, ऊपर वाले में भी प्योर लेबर था बेटा, विथ मटेरियल नहीं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ओके। अब है प्योर लेबर पर इसके अंदर नया घर हो या रिपेयर मेंटेनेंस हो सब कुछ कवर है, पर किस केस में? कंस्ट्रक्शन किया रिलेटिंग टू बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। देन वेरी गुड पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 सर दोनों को मैंने यहां मर्ज किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा बेटा। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, सर ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर मैं एक बिल्डर हूं, आप सोसाइटी हो या कोई पर्सन हो जिसका पास ऑलरेडी एक लैंड है और जहां पे बिल्डिंग बनी हुई है, आपने क्या किया? उस लैंड के मेरे को डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर दी, मैं उस बिल्डिंग को तोड़ के नई बिल्डिंग बना रहा हूं। आपने मेरे को डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया, उसके अगेंस्ट मान लो वहां पे 50 फ्लैट थे और 50 के फ्लैट के लिए सर मैं 50 फ्लैट नए बना के दूंगा आपको, तो आई एम प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू यू एंड यू आर प्रोवाइडिंग ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट टू मी। या फिर उस एरिया का लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स का लैंड आप मेरे को लीज पे दे रहे हो, या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर कर रहे हो या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स मेरे को आप ट्रांसफर कर रहे हो, इट्स अ बार्टर। तो ऐसे केस में जो आपने सर्विसेज मेरे को दी है बिल्डर को, प्रमोटर को, उस पर टैक्स रिवर्स चार्ज में बिल्डर को ही पे करना पड़ता है। अब सर बिल्डर क्या करेगा? जितने फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन बुक हो गए उस पर भी टैक्स पे करेगा और इनवर्ट सप्लाई पे ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट वगैरह पे भी टैक्स वो पे करेगा। पर ध्यान रखना सर रेट ऑफ टैक्स ऑलरेडी इनका कम करके 5% कर दिया, पर बोल दिया क्या? बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है फ्लैट का उस पे जो रेजिडेंशियल फ्लैट है ना बेटा उस पे टैक्स लगाया 5%, पर कंडीशन क्या? उसको कोई आईटीसी नहीं मिलने वाला, इसलिए टीडीआर वगैरह की जो सर्विसेज है उसके लिए उस पर टैक्स पे अगर वो कर दे उसका आईटीसी उसको नहीं मिलेगा तो बेटा उसकी कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली इसका कॉस्ट का बर्डन तो सर कंज्यूमर पे जाने वाला है ना। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या? ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए जो आपने लैंड मुझे ट्रांसफर करी है उसके लिए जो भी वैल्यू बनता है उस वैल्यू पे जीएसटी बनता है। और जीएसटी कौन पे करने लायक है बेटा? सर ये बिल्डर प्रमोटर लायबल है टैक्स पे करने के लिए, पर सर उसमें से उतने प्रोपोर्शनेट वैल्यू पे जीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया है जितने प्रोपोर्शनेट फ्लैट्स बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। मान लो 100 फ्लैट बन रहे बेटा, 100 में से 70 फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, 30 फ्लैट बुक नहीं हुए, तो कारपेट एरिया के हिसाब से सर जितना सारे 100 फ्लैट का जो कारपेट एरिया है उसमें 70 फ्लैट का जो कारपेट एरिया होगा डिवाइड बाय 100 फ्लैट का जो कारपेट एरिया है, सर इतना प्रोपोर्शनल जो वैल्यू होगा ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट का उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी पे टैक्स लग जाएगा बेटा, क्योंकि 70 फ्लैट पे टैक्स लगने वाला है तो उसके इनवर्ट सप्लाई ऑफ टीडीआर पे टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, सो दैट डबल टैक्सेशन नहीं हो जाए। सेकंड बात, अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट के अंदर 100 फ्लैट बन रहे और 20 दुकान बन रही है, कमर्शियल शॉप बन रहा है बेटा, क्लियर? तो सर जितना एरिया कमर्शियल के लिए यूज आ रहा है वहां पर उसके प्रोपोर्शनेट एरिया वाले
टीडीआर की वैल्यू पे टैक्स लगेगा वो एग्जाम नहीं, केवल रेजिडेंशियल वाले एरिया के लिए एग्जाम के, वो भी उसी के लिए जितना फ्लैट बुक हो चुका है उसके लिए बेटा, उतना प्रोपोर्शन टीडीआर की वैल्यू पे जीएसटी एग्जाम किया है। थर्ड बात सर ध्यान रखना, अब जितने प्रोपोर्शन वैल्यू पे टैक्स लगने वाला है उस पर रेट ऑफ टैक्स है केवल 1% इन केस अगर प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग, क्लियर, और अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग के केस में 5% इज द रेट ऑफ टैक्स, क्लियर। माहौल सरकार ये हो गया आपका क्या, टीडीआर, फ्लोर स्पेस इंडेक्स और लॉन्ग टर्म लीज पे जो आप प्लॉट देते हो बिल्डर को अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, क्लियर, समझे मेरी बात। और अगर आप कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है बेटा, अल्टीमेटली देखो यहाँ पे प्रमोटर लायबल है, अब प्रमोटर को जो टैक्स पे करना है वो ऑलरेडी 5% रेट है, उसको आईटी से कुछ भी नहीं मिलता, डबल टैक्स लग जाता, इसलिए उसके उतने पोर्शन पे टैक्स एग्जाम कर दिया जितने पोर्शन फ्लैट पे जीएसटी लगने वाला है, बिकॉज दोज हैव बीन बुक्ड बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। माहौल सरकार आइए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। फर्स्ट सर घर नहीं है, किराए पे मैंने घर लिया, रहने के लिए तो टैक्स एग्जाम्प्ट रहेगा, घर किराए पे लिया रहने के लिए तो एग्जाम्प्ट है, पर घर किराए पे लिया और दुकान लगा दी तो टैक्स लग जाएगा। नीचे गोरी का मकान, ऊपर नहीं ऊपर सर गलत, नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, मान लो एक बंगलो रेंट पे लिया है सर नीचे फूलों की दुकान मतलब नीचे कमर्शियल की तरह यूज ले रहे हो स्पेस को, और ऊपर रेजिडेंशियल के लिए रेंट कॉमन चार्ज क्या है, कमर्शियल यूज वाला टैक्सेबल होता है और रेजिडेंशियल यूज वाला एग्जेम्प्ट होता है। आपने कॉमन रेंट पे किया, इट्स मिक्स सप्लाई, और मिक्स सप्लाई अगर है तो ऐसे केस में हाईएस्ट रेट लगेगा और पूरे रेंट पे टैक्स लग जाएगा बच्चों, क्लियर। सर ध्यान देना, अब घर किराए पे लिया रहने के लिए तो टैक्स एग्जेम्प्ट है, अब भले ही उसका रेंट सर कोई कंपनी पे करे, गवर्नमेंट पे करे, अपने एम्प्लॉइज के लिए कोई भी पे करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर किराए पे लिया रहने के लिए टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड, होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट, जहां पर एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई रूम रेंट इज अप टू ₹1,000 पर डे और इक्विवेलेंट, हाँ है ना बच्चों, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अप टू ₹1,000 पर डे और इक्विवेलेंट अगर रेंट है तो जीएसटी नहीं लगेगा। डिक्लेयर टैरिफ से कोई मतलब नहीं, एक्चुअल वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट होती है उससे मतलब है बेटा। सर पॉइंट नंबर 3, सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। सर पंडित जी की सर्विसेज को यहाँ पे क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। देन सर रेंटिंग ऑफ प्रिसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस विच इज मेंट फॉर जनरल पब्लिक, सर रेंट पे मैंने मंदिर का एरिया किराए पे लिया तो टैक्स नहीं लगेगा, पर वहां पे बोल दिया है अगर मंदिर के अंदर सर, अच्छा रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, प्रेसिंग मतलब पूरा एरिया बेटा, उसका सराउंडिंग पूरा जो मंदिर का एरिया होता है, जरूरी नहीं वहां से भगवान दिखना चाहिए, पूरा एरिया, क्लियर। सर क्या होता है, एग्जाम्प्ट रहेगा पर अगर आपने वहां पर धर्मशाला है बेटा, रूम किराए पे दिया आपने और वहां पे अगर 1,000 या मोर पर डे रेंट तो टैक्स लग जाएगा, पर यहां ध्यान रखना, यहां एक डिस्क्रिपेंसी है लॉ के अंदर। सिंस अभी हमने होटल का पॉइंट पढ़ा, होटल के अंदर लिखा है होटल सर्विसेज बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट बाय वॉट एवर नेम कोड, उसमें धर्मशाला भी कवर होती है और उसमें अप टू ₹1,000 एग्जाम्प्ट है, और यहाँ पर 1,000 वाला रेंट अगर है तो टैक्स लगता है। तो सर यहाँ पे भले आप टैक्स बिल कर रहे हो पर ऊपर वाले पॉइंट में वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ एग्जाम के लिए भी ध्यान रखिएगा। अगर रूम रेंट आप पे करो धर्मशाला का तो 1,000 रुपए रेंट है तो टैक्स एग्जाम्प्ट है, ध्यान रखना उस ऊपर वाले पॉइंट की वजह से, ओके डोंट वरी। सर नेक्स्ट, अगर आपने कोई कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम या ओपन एरिया या हॉल बुक कराया तो 10,000 रुपए और मोर पर डे तो टैक्स लग जाएगा। एंड अगर आपने प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस में कोई दुकान है, दुकान रेंट पे ली, उसका 10,000 रुपए पर मंथ या उससे ज्यादा रेंट अगर है तो टैक्स लग जाएगा, अदरवाइज टैक्स एग्जाम्प्ट है। देन सर लॉन्ग टर्म लीज पर, लॉन्ग टर्म लीज मतलब 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए आपने कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट लीज पे लिया है या फिर प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस आपने लीज पे लिया है, उसके लिए कोई अपफ्रंट अमाउंट पे किया, वो अपफ्रंट अमाउंट बोलिए आप वन टाइम में पे करो या इंस्टॉलमेंट में पे करो, दैट अपफ्रंट अमाउंट जिसको सलामी, कॉस्ट, डेवलपमेंट चार्ज, प्राइस कुछ भी बोल दो, उस अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा इफ इट इज पेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। देखना ध्यान से, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अंडरटेकिंग सॉरी सर, किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट ने या किसी भी डेवलपर इन फाइनेंशियल बिजनेस एरिया के लिए उसने क्या किया, लॉन्ग टर्म लीज पे कोई प्लॉट लिया या प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस के लिए कोई प्लॉट लीज पे लिया, लॉन्ग टर्म लीज 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए, किससे लिया है, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेकिंग, और बाय एनी अदर एंटिटी हैविंग 20% और मोर ओनरशिप ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू एनी होली ओन्ड कंपनी, होली ओन्ड पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे केस में सर जो भी लॉन्ग टर्म लीज के लिए आपने अपफ्रंट अमाउंट पे किया, भले इंस्टॉलमेंट पे किया या वन शॉट में पे किया, टैक्स नहीं लगेगा। पर कंडीशन क्या है इसकी, सर जिस पर्पस के लिए आपको लैंड अलॉट करी, ये प्लॉट अलॉट किया, उसी पर्पस में काम आना चाहिए सर। और गवर्नमेंट क्या, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, इसको मॉनिटर करेगा, एनफोर्स करेगा। एंड अगर आपने सब लीज पे दिया तो आपने जो जिसको सब लीज पे दिया उसके एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि अगर आपने जिस पर्पस के लिए प्लॉट अलॉट हुआ है उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया तो ये एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, विद इंटरेस्ट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके सरकार। देन 5, 6, 7 ये रिपीट किया वो एग्रीकल्चर वाला पॉइंट। सर मैंने
सर लैंड रेंट पे लिए, मशीन रेंट पे लिए, खेती करने के लिए टैक्स नहीं लगेगा। राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स दिया इंडिविजुअल फार्मर को गवर्नमेंट ने, खेती करने के लिए टैक्स नहीं लगेगा। देन लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जीएसटी नहीं लगता। देन गवर्नमेंट रेटेड सर्विसेज, आइए बच्चों सारे पॉइंट गवर्नमेंट रेटेड पढ़ लेते हैं अब हम। ओके बड़ा ही शानदार पॉइंट है गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज। सबसे पहला पॉइंट, ऑल दी सर्विसेज, ध्यान दीजिए बेटा, दिल थाम के ध्यान इधर, ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट फॉलोइंग फोर। ये चार सर्विस पे टैक्स लगेगा, अदरवाइज सारी सर्विस पे टैक्स एग्जम्प्ट है बेटा। ये चार कौन कौन सी है जहां पे टैक्स लगेगा? फर्स्ट, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और कुछ भी नहीं बेटा, ध्यान रखना यहाँ लोकल अथॉरिटी नहीं है। मतलब अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लोकल अथॉरिटी को सर्विस दी है तो टैक्स लग जाएगा बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट वगैरह सर्विस दी तो बेटा। अच्छा, डिपार्टमेंट पोस्ट की भी केवल चार सर्विसेज ही टैक्सेबल करिए, कौन कौन सी? बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज ही टैक्सेबल है, बाकी सब एग्जम्प्ट है बेटा। ओके सर, सेकंड, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट वेदर विद इन द प्रेसिंग्स ऑफ द पोर्ट एयरपोर्ट और आउटसाइड द पोर्ट या एयरपोर्ट। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। अब इन तीन के अलावा कोई भी सर्विस, एनी अदर सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। अबव 3 तो टैक्सेबल है ही है, रेसिपिएंट कोई भी हो, और इसके अलावा कोई भी बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस दी टैक्स लगेगा, और खास बात वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के, तो ऊपर वाली 3 सर्विस प्लस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। पर हाँ, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बिजनेस एंटिटी, अगर बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज में वो बिजनेस एंटिटी खुद टैक्स पे कर देगा, और वो रजिस्टर्ड नहीं तो गवर्नमेंट खुद टैक्स पे कर देगा। क्लियर माहौल सरकार? फिर अब जैसे ही मैंने बोला आपको कि ऊपर वाले तीनों, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बिजनेस एंटिटी हमेशा टैक्स लगना है, रिवर्स चार्ज में लगना है। तो सर अब कोई बिजनेस एंटिटी मान लो स्मॉल है, जिसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन से कम था, अब उस पर अगर टैक्स लगा दे वो भी रिवर्स चार्ज में, तो उस बेचारे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा। इसलिए पॉइंट नंबर 2 आया, और गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या? ऑल द सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू सच बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन से कम था, तो ऐसे केस में उसको कोई भी सर्विस गवर्नमेंट ने दी है तो टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा, चिंता वाली बात नहीं। पर ऊपर वाली 3 सर्विसेज और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस, इस पर तो टैक्स लगेगा क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड चार्ज है बेटा। देन सर अब रेसिपिएंट यूनिट अगर बिजनेस एंटिटी है तो टैक्स लग जाएगा, वो भी रिवर्स चार्ज में लगेगा। तो सर ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, अगर पर ट्रांजेक्शन अगर फीस जो है वो 5,000 रुपए तक की है तो टैक्स नहीं लगेगा। ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी जहां पे पर ट्रांजेक्शन जो फीस है वो कंसिडरेशन है वो अप टू ₹5,000 है तो टैक्स नहीं लगेगा, और अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो पर एनम 5,000 रुपए देखा जाएगा। ओके देन अच्छा, ये वाला 5,000 वाला लिमिट जो है ये ऊपर वाली 3 सर्विस पे नहीं लगेगा। ऊपर वाली 3 मतलब वो पोस्ट वाली सर्विस, वेसल एयरक्राफ्ट वाली और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, वरना 5,000 तक का फीस माफ कर दे तो स्पीड पोस्ट कौन सा 5,000 से ऊपर होता है बेटा, सब कुछ माफ हो जाएगा। इसलिए ये एग्जम्पशन वाला जो पॉइंट है वो ऊपर वाले 3 पॉइंट पर अप्लाई नहीं होता है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी कोई सर्विस दी टैक्स नहीं लगेगा। अगेन ऊपर वाली 3 सर्विस पे ये पॉइंट अप्लाई नहीं होता है सर। देन इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के लिए कोई फीस चार्ज या गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? देन सर किसी भी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके लिए कोई फीस आपने पे किया गवर्नमेंट को, या किसी भी फैक्ट्रीज वगैरह में देखेंगे आप, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसके लिए कोई फीस आपने गवर्नमेंट को पे किया, टैक्स नहीं लगेगा। एक और सीड सर्टिफिकेशन टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा वैसे भी टेस्टिंग इज एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो बेटा। देन एफएसएसआई सर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो भी फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ईएसआईसी में अगर आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया जीएसटी नहीं लगेगा। पीएफ में कोई भी कंट्रीब्यूशन किया जीएसटी नहीं लगेगा। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया जीएसटी नहीं लगेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को आपने कोई भी फीस पे किया, कोई भी मेंबरशिप फी पे, कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया जीएसटी नहीं लगेगा। आईआरडीए जो इंश्योरेंस के लिए रेगुलेटरी बॉडी है उसको कोई फीस पे किया जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे कंपनीज एक्ट के अंदर सेबी जो गवर्निंग बॉडी है उसको जो भी फीस पे किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे नेशनल सेंटर फॉर कॉल्स एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को कोई फीस पे किया जीएसटी नहीं लगेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू आपने आरटीआई के थ्रू सर अपने कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगाई, जैसे आईसीआईसी कॉपीज वगैरह चेक करके जो चेक कॉपीज जो मंगाई आपने आरटीआई के थ्रू, फीस पे टैक्स नहीं लगेगा। देन सर ध्यान से देखिएगा,
आर्टिकल 243 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में म्युनिसिपैलिटी काम कवर है, और आर्टिकल 243 में सर पंचायती काम कवर है, और ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया है। तो सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर बी में नोटिफिकेशन देके बोल दिया कि वो तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। और सर यहां पे बोला गवर्नमेंटल अथॉरिटी, अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने काम किया है ना, सर्विसेज गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने प्रोवाइड करी तो भी टैक्स नहीं लगेगा। कौन सा? ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है। तो क्लियर। देन गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट एंटिटी क्रिएट करी किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, और उस गवर्नमेंट एंटिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को या लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज दी है। क्लियर। कौन सा काम? ऐसा काम जो गवर्नमेंट ने उसको स्पेसिफाई किया, तो ऐसे केस में जो भी उसने फीस चार्ज की इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, उसको कंसिडरेशन दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, तो गवर्नमेंट एंटिटी को जो फीस पे किया इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस, सर कस्टमर वालों ने ओवरटाइम काम किया उसके लिए मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस चार्ज कर लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर गवर्नमेंट ने कोई पेनल्टी चार्ज कर दिया, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट या लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज कर लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर पीएसयूज, ध्यान रखना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग होती है उनको अगर सर किसी बैंकिंग कंपनी से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है और लोन के लिए उसने गवर्नमेंट से गारंटी ली, गवर्नमेंट ने गारंटी फीस चार्ज कर लिया, उस गारंटी फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन ये पॉइंट रिपीट किया, राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज बाय एन इंडिविजुअल फार्मर, गवर्नमेंट ने दिया, टैक्स नहीं लगेगा। देन ओल्ड एज होम की हम ऑलरेडी बात कर चुके, रिपीट हुए, देखो मैंने जहां जहां गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉइंट सारे एक साथ मर्ज किए, ये पॉइंट कहीं और भी आ रहा तो वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक वहां भी मर्ज किया, सो दैट सारे पॉइंट आपके लिंक रहे। देन सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ राइट, अच्छा ध्यान रखना, ये पॉइंट नंबर 24 और पॉइंट नंबर 25 जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये 1 अप्रैल 2016 से पहले की अगर कोई फीस अब आई है तो उस पर टैक्स नहीं रहेगा। कौन सा? सर राइट टू यूज एनी नेचुरल रिसोर्सेज है, माइनिंग करने का राइट आपको मिला है, और उसके लिए आपने वन टाइम जो चार्ज पे करते हैं, वन टाइम रॉयल्टी जो हम पे करते हैं, सर वो वन टाइम रॉयल्टी आपकी पेंडिंग थी कब की? 1 अप्रैल 2016 से पहले की। राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स आपको असाइन हो गया 1 अप्रैल 2016 से पहले, और अब जाके अब उसका आप फीस पे करो, रॉयल्टी पे करो तो टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर। अब सर वैसे ही पॉइंट 2016 के पहले का पैसा अगर अब आया है तो टैक्स नहीं है। सेम वे टेलीकॉम ऑपरेटर्स, राइट टू ऑपरेट एज ए टेलीकॉम ऑपरेटर और टू यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस जो इन्होंने पे किए, सर कब के? 1 अप्रैल 2016 से पहले के अब जाके पे किए, तो इट विल रिमेन एग्जम्प्ट। पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी करंटली जो चार्ज होते हैं वो भी एग्जम्प्ट हो गया, वो ध्यान रखना। अगर आप माइनिंग राइट्स ले रहे हो गवर्नमेंट से और रॉयल्टी पे कर रहे हो तो उस पर टैक्स लगता है। करंटली बात कर रहा हूं मैं, 2016 से पहले का पैसा आया है तो टैक्स नहीं रहेगा। ओके। देन ERCC, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू ERCC एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर विल रिमेन एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब ये होता है क्या, तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूं मैं फटाफट। सर ERCC एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल उदयपुर राजस्थान मान लो, उस एरिया में जितने भी लोग माइनिंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जितना प्रोडक्शन हुआ उसका एक परसेंटेज गवर्नमेंट को उनको पे करना पड़ता है एज रॉयल्टी। पर सर बहुत सारे लोग रॉयल्टी पूरा नहीं पे करते, कम पे करते, चोरी करते, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मेरे को इस एरिया का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दे दिया, ठेका मेरे को दे दिया, बोल दिया मंगल तू इस एरिया का ERCC, मैंने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया और बोल दिया इस एरिया से मैं साल के आपको, आप बताओ कितना रॉयल्टी चाहिए, बोला 100 करोड़, बोला डन, इस एरिया से 100 करोड़ रॉयल्टी कलेक्ट करके मैं आपको दूंगा। क्लियर। अब 100 करोड़ से एक्स्ट्रा है तो मेरा प्रॉफिट, 100 करोड़ से कम है तो मेरा लॉस। क्लियर। अब सर ध्यान रखना, जो माइन होल्डर्स है उनसे मान लो एक्चुअली जो रॉयल्टी कलेक्ट हुआ वो हुआ 80 करोड़। अब 80 करोड़ माइन होल्डर्स ने रॉयल्टी पे किया, अब इस 80 करोड़ पे माइन होल्डर्स ने रिवर्स चार्ज में वैसे भी टैक्स पे कर दिया होगा साहब। अब 100 करोड़ जो मैं गवर्नमेंट को जमा करा रहा हूं, इनसे लेके 80 करोड़, इनसे लिए 20 करोड़ मैं अपनी जेब से पे कर रहा हूं, मेरे को लॉस हो गया, तो अब मेरे को जो जीएसटी पे करना है केवल 20 करोड़ पे करना है बेटा, क्योंकि 80 करोड़ पे ऑलरेडी माइन होल्डर्स टैक्स पे कर चुके हैं, तो एक तरह से 80 करोड़ पे जीएसटी क्या हो गया, एग्जम्प्ट हो गया। अब मान लो मेरा एक्चुअल जो कलेक्शन हुआ है रॉयल्टी का वो हुआ 125 करोड़ का, तो मेरे को गवर्नमेंट को पे कितना करना पड़ा, 100 करोड़ पे करना है। अच्छा माइन होल्डर्स ने मेरे को 125 करोड़ दिया है, तो वो 125 करोड़ पे तो ऑलरेडी राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स की रॉयल्टी के हिसाब से सर टैक्स पे कर चुके होंगे गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 125 करोड़ पे। अच्छा 125 करोड़ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे जीएसटी चला गया, जबकि गवर्नमेंट को रॉयल्टी मिल कितनी रही, केवल 100 करोड़, तो गवर्नमेंट को तो वैसे भी एक्स्ट्रा टैक्स चला गया ना यार। अब गवर्नमेंट को मुझे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, 25 करोड़ मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है बेटा। तो एक तरह से उतना अमाउंट, उतना रॉयल्टी जितने पोर्शन पे माइन होल्डर्स ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, उतने पोर्शन पे मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ERCC पे एग्जम्पशन दे दिया ताकि डबल टैक्स नहीं हो जाए बेटा। क्लियर। माहौल सर पॉइंट नंबर 27, सर ये रिपीट किया अगेन वही लॉन्ग टर्म लीज पे सर स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल जैसे MIDC या GIDC
स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से सर लॉन्ग टर्म लीज में मैंने प्लॉट लिया फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री या डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस, तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, 30 ईयर्स या मोर देन 30 ईयर्स के लिए। रिपीट किया पॉइंट। पॉइंट नंबर 28 सर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। कोई और अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसमिट करता है, तो जीएसटी लग जाएगा। क्लियर, याद आया वो एग्जांपल जो मैंने क्लास में दिया था कि एक शॉपिंग मॉल बना हुआ है बहुत बड़ा, जिसके बेसमेंट में मैंने अपना डीजी सेट लगा रखा है और मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करी है हर इंडिविजुअल शोरूम वाले को, तो जो बिल मैंने चार्ज किया उस पर जीएसटी लग जाएगा, ध्यान रखिएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्या, वही सर जो रिपीट किया पॉइंट अगेन, किसान के खेत में जो ट्यूबवेल लगी वहां तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज ने चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर्विसेज बाय अ foreign diplomatic mission located in India, GST will remain exempt. Then services by a specified organization in relation to religious pilgrimage, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, और सर हज कमेटी और स्टेट कमेटी अंडर हज कमेटी एक्ट, इन्होंने अगर सर चारधाम की यात्रा कराई, रिलीजियस पिलग्रिमेज कराए, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराई है कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड ने, तो सर उस पर टैक्स नहीं लगेगा। देन ध्यान रखिएगा सर आर्टिकल 243W या आर्टिकल 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद आया बेटा आपको? सर गवर्नमेंट ने सर्विस दी वो एग्जाम था, अब मैं गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा हूं। अब साहब मान लो मुंबई को साफ करना है और मुंबई को साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिल गया गवर्नमेंट से। सर आर्टिकल 243W या 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो काम कवर है वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिल गया। Now I am providing services to सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को मैं सर्विस दे रहा हूं। वो काम जो आर्टिकल 243W या 243G में कवर है, तो वो अगर प्योर लेबर वाला काम है तो जीएसटी विल रिमेन एग्जेम्प्ट। प्लस अगर मटेरियल प्लस लेबर का काम है, कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, मटेरियल प्लस लेबर, और वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा अगर उस कंपोजिट सप्लाई में मटेरियल की वैल्यू इज अप टू 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 25% तक का वैल्यू अगर है उस कंपोजिट सप्लाई में मटेरियल का वैल्यू, मटेरियल पोर्शन, तो इट विल अगेन रिमेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ओके, अच्छा इसके लिए एक सर्कुलर था, एम्बुलेंस सर्विसेज जो थी, जो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू चलती थी। अब प्राइवेट पर्सन अगर एम्बुलेंस सर्विस दे रहा है जिसके अंदर वो मटेरियल प्लस लेबर, मतलब इंजेक्शन वगैरह सब कुछ वो प्रोवाइड करता साथ में, तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई जिसमें वैल्यू ऑफ मटेरियल इज नॉट मोर देन 25%, सो इट विल आल्सो रिमेन एग्जेम्प्ट। एनीवेज एम्बुलेंस सर्विस तो कोई भी दे, किसी को भी दे, एग्जेम्प्ट। पॉइंट नंबर 34 सर सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ असेट्स, rolling stock assets including wagons, coaches, locos by Indian Railways Finance Corporation to Indian Railways will remain exempt from GST। पर हाँ सर May 22 एंड उसके बाद अगर किसी की एग्जाम से, तो ध्यान रखना ये वाला पॉइंट डिलीट हो चुका है, ओमिट हो चुका है, मतलब सर May 22 या उसके बाद अगर आपके एग्जाम से, तो ध्यान रखना लीजिंग ऑफ असेट्स बाय इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवे विल बी टैक्सेबल। ओके, पर जिनके भी दिसंबर 21 में एग्जाम से, ध्यान रखना उनके लिए तो अभी भी एग्जामेशन मिलेगा बेटा, ये वाला उनके लिए एग्जामेशन मिलेगा, मतलब वो पॉइंट एग्जाम वाला याद रखना आपको। ओके सर, देन बात आती है क्या जीएसटी नेटवर्क ने सर्विसेज दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को, इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। देन ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका सारा प्रीमियम इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट। देन सेम पॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका सारा खर्चा किसने बोन किया है, गवर्नमेंट ने बोन किया, टैक्स रिमेन एग्जेम्प्ट। May 22 इसके बाद एग्जाम ने तो 75% या उससे ज्यादा भी खर्चा बोन कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट। अभी तो 100% ही बेटा। ओके, देन फेयर प्राइस शॉप, राशन की दुकान, याद आया बेटा वर्ल्ड कप नायक मूवी। सर फेयर प्राइस शॉप ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी से जो भी कमीशन या मार्जिन चार्ज किया है फॉर सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो जो कमीशन उन्होंने चार्ज किया, जो मार्जिन चार्ज किया, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। देन टीबीआई स्टेप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टीबीआई और स्टेप और बायो इंक्यूबेटर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। देन सर इंक्यूबेटिंग इन द टीबीआई स्टेप, और याद आया क्या मुंबई एग्जाम्पल याद आया क्या आपको? सर आईआईटी मुंबई का मैंने एग्जाम्पल दिया था। ओके, इंक्यूबेटी सर टीबीआई स्टेप के अंदर जो इंक्यूबेटी है, अब वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए एग्जामिशन है, पर एग्जामिशन कितना है बेटा? सर फर्स्ट 50 लाख की सर्विसेज पे एग्जामिशन मिलेगा, पर उसके लिए दो कंडीशन है, उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टोटल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपए। सेकंड सर उसको फर्स्ट 3 साल के लिए एग्जामिशन मिलेगा, उसके बाद एग्जामिशन नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो भी फर्स्ट 50 लाख की जो सर्विसेज होगी पर ईयर, वही एग्जामिशन के लिए एलिजिबल रहेगी बेटा। देन सर पॉइंट नंबर 41 सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ये पढ़ा दिया ऑलरेडी, पॉइंट रिपीट हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड पॉइंट आ रहा है, इसमें रिपीट किया है। ओके सर, देन पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज
गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करी तो ध्यान रखना यहाँ पे टैक्स लगेगा, और रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। ध्यान है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगता है और रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, देन बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज। सर फर्स्ट पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई भी सर्विस दी टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड, सर्विसेज टू आरबीआई, पर एक ही सर्विस एग्जम्प्ट है बेटा, कौन सी? सर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई in relation to management of foreign exchange reserves, सर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से सर्विसेज रिसीव करी है आरबीआई ने इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर आपने किसी को, क्या आपने कभी किसी को लोन दिया? मैंने नहीं दिया, है ही नहीं पैसा बेटा। सर तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट रिसीव होता है उस इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगता। सर सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट्स इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट विल रिमेन एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। पर अगर प्रोसेसिंग फीस रिसीव हो रहा है टैक्स लग जाएगा बेटा, ध्यान रखना। केवल इंटरेस्ट और डिस्काउंट एग्जम्प्ट है, और वो भी क्रेडिट कार्ड सर्विसेज के केस में अगर आपने पेमेंट ओवरड्यू कर दिया और वहां पर अगर इंटरेस्ट चार्ज हो गया तो साहब टैक्स लग जाएगा, ध्यान रखना। सर देन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी सेल या परचेज अगर हम करते हैं तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर या ऑथराइज बैंक जो कमीशन चार्ज करता है उस पर जीएसटी लगता है। पर दो बैंक ने या दो ऑथराइज मनी चेंजर ने या एक बैंक और मनी चेंजर ने आपस में अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्जन किया है उसके लिए जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर सरकार, ध्यान देना बेटा। इनके अलावा कोई भी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल बी टैक्सेबल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लॉकर बुक करा है, बैंक के अंदर लॉकर होता है, लॉकर एंड चार्ज हुआ टैक्स लगेगा बेटा। प्रोसेसिंग फीस टैक्स लगेगा। मर्चेंट ओवर टाइम चार्ज, सॉरी सर मर्चेंट सर्विसेज, जैसे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेसिंग करते हो, शॉपिंग करते हो, जो भी चार्ज बैंक ने लिया टैक्स लगेगा। समझे मेरी बात? तो कई सारे चार्जेस जो बैंक लेता है ऑल दोज आर टैक्सेबल, केवल ये दो एग्जम्प्ट है बेटा। पर ध्यान रखना, अगर मान लो आपने कोई लोन लिया हुआ है, कोई लोन लिया है, रिपीट, और लोन को पे करने में लोन की इंस्टॉलमेंट पे आपने टाइम पे नहीं करी, उसके लिए कोई सर गवर्नमेंट ने पेनल इंटरेस्ट चार्ज किया है, कोई भी वायलेशन किया आपने, बैंक ने अगर पेनल इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, अगर लोन के लिए पेनल इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो इंटरेस्ट को, पेनल इंटरेस्ट को भी इंटरेस्ट तो नहीं मानते और इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता है। पर अगर मान लो आपने किसी शॉप से, किसी शोरूम से कोई गुड्स परचेज किया था और वो फाइनेंस पे परचेज किया और उसी दुकान वाले ने आपको फाइनेंस किया है, किसी फाइनेंस कंपनी ने नहीं किया बेटा, तो ऐसे केस में आपने अगर उसका ईएमआई लेट पे किया है और उसके लिए उसने कोई इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो ऐसे केस में दैट इंटरेस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर? और उस पर भी जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि अगर सप्लायर ओवर एंड अबव द प्राइस कुछ इंटरेस्ट या लेट पेमेंट चार्ज करता है तो आपको पता है कि इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके सर, देन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो अकाउंट खुले उसमें बैंकिंग कंपनी ने कोई भी फीस चार्ज की टैक्स नहीं लगेगा। देन सर मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज जो अभी हमने बात करी, आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू कुछ भी शॉपिंग किया है तो जो पोस्ट होता है बेटा, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल में जाके आपने शॉपिंग किया, लाइफस्टाइल पे आपने क्रेडिट कार्ड को पंच स्वाइप किया, एंड सर जो ट्रांजेक्शन अमाउंट था आपका, शॉपिंग का जो अमाउंट था वो 2000 रुपए तक का था, उसके लिए सर मान लो एचडीएफसी बैंक का वो मशीन था, तो लाइफस्टाइल को एचडीएफसी बैंक ने जो मर्चेंट बैंकिंग चार्जेस चार्ज किए होंगे, जैसे 1% चार्ज किया मान लो 20 रुपी, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? अगर ट्रांजेक्शन का अमाउंट, जो शॉपिंग का अमाउंट है वो अप टू ₹2000 है इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। ओके, देन सर्विसेज बाय द फॉलोइंग पर्सन इन द रेस्पेक्टिव कैपेसिटी। फर्स्ट, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस दिए टू अ बैंकिंग कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स अकाउंट इन द रूरल एरिया ब्रांच, तो जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड, सर बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने अपना एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, इंटरमीडिएट अपॉइंट कर दिया इन रिलेशन टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया, तो अगेन जो इंटरमीडिएट ने फीस चार्ज करी बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अर्बन एरिया में ब्रांच है तो टैक्स लगता है, बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंक को सर्विस दी है टैक्स लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है और बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेगी। सेकंड थिंग, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है तो ऐसे केस में अर्बन एरिया में है तो टैक्स लग जाएगा, और एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सर्विस पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन अभी इंश्योरेंस कंपनी के लिए सेम पॉइंट, बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने सर्विस दी है टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरिया, टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा एक बात और ध्यान रखना, सर्कुलर आया था बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर जो भी फीस चार्ज करेंगे वो बैंक से चार्ज करेंगे, कंज्यूमर से चार्ज नहीं करेंगे, और जो भी फीस कंज्यूमर से चार्ज हो रहा है वो बैंक चार्ज करेगा बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? एंड सर बैंकिंग कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन entire value of service charge or fees charged to customer whether or not received via business facilitator or business correspondent, business correspondent के थ्रू फीस दो या डायरेक्ट बैंक को फीस पे करो, बैंक इज लायबल टू पे टैक्स। ओके सर, इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज, फर्स्ट पॉइंट जनरल इंश्योरेंस के ये सारी पॉलिसीज एग्जम्प्ट है, ध्यान रखना। अगेन
ये नाम रटने की जरूरत नहीं, इन नाम को 2 बार सुनना है ध्यान से, और 2 बार सुनोगे तो आपको नाम क्लिक होगा एग्जाम के अंदर, एग्जाम टेक नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये गलती क्या कर रहे हैं कि इनको रट रहे हैं टिप्स पे लगे। सर कोई मतलब नहीं है इनका, कई एग्जाम में ही नहीं है कि राइट डाउन 15 इंश्योरेंस पॉलिसीज व्हिच आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। ओके सर, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम। फर्स्ट है हट इंश्योरेंस स्कीम। देखो बेटा अल्टीमेटली गरीब लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, जैसे हट में रहते हैं बेटा झोपड़ी के अंदर, तो सर उनके लिए पहली बात तो हट का इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसके प्रीमियम पे 18% वो जीएसटी चार्ज कर लो, मार डालो हमको सर, इसलिए गवर्नमेंट ने एग्जाम किया है सर। हट इंश्योरेंस स्कीम। सेकंड है कैटल इंश्योरेंस अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अर्लियर नोन एज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कीम फॉर इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल्स, देन जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रुप personal accident policy for most respected self-employed women, then agricultural pump set and failed well insurance। जैसे कोई कुआं था बेटा, किसी किसान ने कुआं खुदवाया बेटा, बहुत खर्चा लग जाता है उसके अंदर, और पता बड़ा कुआं बहुत डेप्थ तक खुदवाया फिर भी पानी नहीं है, उस पास ऑप्शन क्या, कूदने का है बेटा, इसलिए उसको बोला इंश्योरेंस कंपनी तू कूद मत, इंश्योरेंस करा ले, पैसा हम दे देंगे तेरे को, तो उस प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन प्रीमियम कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, देन जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पायलट स्कीम ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस, देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम। यहां परेशान मत होइएगा बेटा, इन नाम को केवल क्लिक रखना है, दिमाग में 2 बार ध्यान से पढ़िए, परेशान मत हो बेटा, जितना अपने आप को कूल रखोगे, रिलैक्स रखोगे, उतना ही ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम which is implemented by the trust which is constituted under the provisions of the National Trust for Welfare of the Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation or Multiple Disabilities Act। देन बांग्ला शस्य बीमा, सरकार खरीफ की फसल के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था बेटा ये, तो सर बांग्ला शस्य बीमा योजना के थ्रू आपने इंश्योरेंस कराया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, प्रीमियम जो भी पे किया। देन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए जनश्री बीमा योजना, सेकंड आम आदमी बीमा योजना, देन लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव्ड बाय IRDA हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ₹2 लाख, तो जीएसटी नहीं लगेगा। 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, इसके लिए जो भी प्रीमियम पे किया होगा प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री वया वंदन योजना, इन सब के प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका सारा प्रीमियम किसने पे किया, गवर्नमेंट ने पे किया, टैक्स नहीं लगेगा। देन ये जो ऊपर हमने तीनों पॉइंट पढ़े सॉरी, इन सबका री इंश्योरेंस, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन कोई भी कंट्रीब्यूशन आपने पे किया है अंडर अटल पेंशन योजना, टैक्स नहीं लगेगा, या एनी कोई पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। देन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, क्लियर, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन लाइफ इंश्योरेंस अंडर द किसके लिए, आर्मी नेवल एंड एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू द मेंबर्स ऑफ द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे सर लाइफ इंश्योरेंस फॉर कोस्ट गार्ड्स अंडर नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड, तो जीएसटी नहीं लगता। देन लाइफ इंश्योरेंस फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन ESIC का कोई कंट्रीब्यूशन दिया, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। IRDA को कोई आपने फीस पे किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने पे किया, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह जो कंट्रीब्यूशन देती है IRDA को, जो भी फीस पे किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने सर इंश्योरेंस कंपनी को इन इट्स रूरल एरिया सर्विसेज दी, टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर, ये इंश्योरेंस रिलेटेड सारे पॉइंट खत्म होते हैं। अब आइए मिसलेनियस सर्विसेज भी पढ़ लेते हैं। ये वो सर्विसेज जिनका कोई स्पेसिफिक हेड मेरे को नहीं मिला, इंडिविजुअल सर्विसेज थी। आइए फर्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ। मान लो आपने मिस्टर एक्स का कोई पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया, तो ऐसे केस में टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि बिजनेस जो एक्वायर किया उसमें ध्यान रखना गुड्स भी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है, सर असेट्स भी है, लायबिलिटी भी, सब कुछ है। और ध्यान रखना एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस, वो सर्विस के स्कोप में आ रहा था, इसलिए इसको अलग से एग्जामिन करना पड़ा। ओके, देन लॉयर, एडवोकेट, सर ऑल द सर्विसेज प्रोवाइड, ध्यान इधर, ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एडवोकेट्स या फर्म ऑफ एडवोकेट्स इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इन्होंने किसी को भी सर्विस दी है, एग्जाम फ्रॉम जीएसटी केवल एक केस में टैक्स लगेगा, कब, अगर रेसिडेंट इज अ बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर सच थ्रेशोल्ड लिमिट से कम था जिसमें रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं आती है, तो ऐसे केस में सर टैक्स केवल एक ही केस में लग रहा है, रेसिपिएंट अगर बिजनेस एंटिटी है तो टैक्स लगेगा, जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट से अबव था तो ही टैक्स लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी वो टैक्स पे करेगा। प्लस एक पॉइंट और है,
अगर रेसिपिएंट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी है या गवर्नमेंट एंटिटी है, तो ऐसे केस में भले उनका टर्नओवर मोर देन 20 लाख है फिर भी टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड बात, सर सीनियर एडवोकेट ने एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी है तो ऐसे केस में टैक्स लगता है, पर कब? अगर रेसिपिएंट कौन है? एक बिजनेस एंटिटी। मतलब सर कोई एडवोकेट है जिसके पास किसी बिजनेस एंटिटी का केस आया बेटा, जिसका टर्नओवर मोर देन 20 लाख रुपए है, अब वो फाइल उसने रेफर कर दी सीनियर एडवोकेट को, सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू, या तो डायरेक्टली बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे या उस एडवोकेट के थ्रू सर्विस दे, तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा। पर रेसिपिएंट विल बी दैट बिजनेस एंटिटी जिसका वो केस रिप्रेजेंट कर रहा है और अल्टीमेटली टैक्स उसी को पे करना है। क्लियर? समझा मेरी बात? अदरवाइज एक एडवोकेट ने या फॉर्म ऑफ एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी तो टैक्स एग्जम्प्ट है बेटा। ओके, माहौल सरकार अब आइए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, टैक्स नहीं लगेगा। यदा आई वुड हैव स्पाइडरमैन, सर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट शक्तिमान। ओके सर, सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ बुक्स, publications or any other knowledge enhancing content or material, GST will be exempt on lending of books। आप लाइब्रेरी जाके पढ़ रहे हो, वहां बैठ रहे हो, मंथली 1000 रुपए चार्ज ले रहे हो, वो एग्जाम नहीं है बेटा, लेंडिंग ऑफ बुक्स एग्जाम्ट है। देन सर बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर ने बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए आपने स्टॉल बुक कराया, उसके लिए कोई भी चार्ज अगर उसने लिया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर पॉइंट नंबर 6, किसी भी अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई ने सर ना मेंबर से मेंबरशिप फी लिए तो दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई टू इट्स मेंबर्स, उस पे जीएसटी लगता है। पर अगर वो अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई इज अ ट्रेड यूनियन तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। सेकंड, अगर उस सोसाइटी ने, क्लब ने मेंबर से जो पैसा लिया वो ऐसे किसी सर्विस के लिए पैसा लिया जो ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, जैसे कोई मेडिकल कैंप करवाया तो सर डॉक्टर से मेडिकल कैंप करवाया तो मेडिकल चेकअप पे, क्लिनिकल सर हेल्थ केयर सर्विस पे टैक्स वैसे भी एग्जम्प्ट है, और वो फीस ली किसने? क्लब ने मेंबर से, तो वो भी इट विल आल्सो रिमेन एग्जम्प्ट। और थर्ड, अगर कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी बेटा, सर गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी, उसमें पर मंथ पर मेंबर अगर मेंबरशिप फी इज अप टू ₹7500 तो इट विल सॉरी इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अच्छा देना ना, 7500 पर मंथ पर मेंबर, मेरे 2 फ्लैट है तो मैं 2 मेंबर माना जाऊंगा बेटा, तो पर मेंबर देखना है 7500 कितना है। क्लियर? सेकंड थिंग, अगर मेरा जो मेंबरशिप फी है वो मोर देन ₹7500 है तो सर पूरे पे टैक्स लगेगा, केवल डिफरेंस पे नहीं। जैसे 9000 रुपए मेंबरशिप फी है तो पूरे 9000 पे टैक्स लग जाएगा बेटा। सेकंड बात, अगर सोसाइटी का पूरा एग्रीगेट टर्नओवर साल का ही 20 लाख या उससे कम है तो इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो टैक्स वैसे भी नहीं लगेगा। पर 20 लाख से ऊपर है तो सर ऐसे केस में सर अब देखना, पर मंथ पर मेंबर मेंबरशिप फी कितना है? 7500 या उससे कम है तो टैक्स एग्जम्प्ट है, 7500 से अबव है तो टैक्स लग जाएगा। क्लियर? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। अच्छा, इसने रजिस्ट्रेशन कराया, टैक्स पे किया, तो इनवर्ट सप्लाई पे जो भी टैक्स पे किया उसका आईटीसी मिल जाएगा। ये सब इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया था बेटा। ओके सरकार, फिर पॉइंट नंबर 7, सेम वे अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और एसोसिएशन अगर कोई है, किसके लिए? फॉर वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर। सर अरे हमारी मांगे पूरी करो, तो उसके लिए लेबर या एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए कोई क्लब बनाया हुआ है, कोई सोसाइटी बनाई हुई है, कोई सर एसोसिएशन बना हुआ है, उसने जो आपस में फीस चार्ज की उस पर जीएसटी नहीं है। सेम वे इसके अलावा कोई भी क्लब, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी क्लब हो गया, कोई भी एसोसिएशन हो गया, उसका अगर पर मंथ पर एनम पर मेंबर अगर मेंबरशिप फी अप टू ₹1000 तो जीएसटी विल एग्जम्प्ट। सोसाइटी केस में, रेजिडेंशियल सोसाइटी केस में, अरे आरडब्ल्यूए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के केस में 7500 पर मेंबर पर मंथ था, यहाँ पे 1000 रुपए पर एनम पर मेंबर है बेटा। ओके अब सर्विस सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, आप टैक्सेबल टेरिटरी में हो तो ऐसे केस में सर टैक्स लगता है, ध्यान रखना। सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में पढ़ा था, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आता है और टैक्स लगता है, और वहां पे रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एग्जम्पशन दे दिया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी या किसी इंडिविजुअल ने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करिए फॉर एनी पर्पज अदर देन फॉर बिजनेस पर्पज, क्लियर, अदर देन फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन, तो जीएसटी विल एग्जेम्प्ट। पर इसका एक एक्सेप्शन है, ओआईडीआर सर्विस, जैसे आपने netflix.com के वीडियो सब्सक्राइब किए, पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट किया सर्विसेज, इट विल बी टैक्सेबल। और ऐसे केस में ओआईडीआर सर्विस सप्लायर्स आउट ऑफ इंडिया वही टैक्स पे करता है, आपको पता है बेटा, सेक्शन 14 ऑफ द आईजीएसटी में पढ़ा हमने। ओके, फिर सेम वे सर्विसेज इंपोर्ट करी किसने? किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने जो सेक्शन नंबर 12 में रजिस्टर्ड है फॉर प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटीज। अरे रूरल एरिया के अंदर 65 ईयर्स के अबव वाले बुजुर्ग लोगों का स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आपने आउट ऑफ इंडिया से किसी की सर्विस ली तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। देन सर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले से, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले ने सर्विसेज ली तो टैक्स नहीं लगेगा। पर एक एक्सेप्शन है इसका, क्या सर? शिपिंग कंपनी,
ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू इंडिया, हाँ है ना बेटा, जिसमें सर्विस सप्लायर भी आउट ऑफ इंडिया का है और सर्विस रेसिपिएंट भी आउट ऑफ इंडिया का, तो वहां टैक्स लगेगा और वहां पर इंपोर्टर ऑफ द गुड्स जो होगा वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये वाला पॉइंट था। ओके, देन सर्विसेज जो नेपाल भूटान में प्लेस ऑफ सप्लाई होता है सर, जहां पे आईएनआर में पैसा आता है, वैसे भी वो एक्सपोर्ट में कवर हो जाएगा बेटा, क्योंकि अगर फेमा में आरबीआई ने अलाउ कर दिया कि फॉरेन करेंसी की जगह आईएनआर आएगा तो भी एक्सपोर्ट मानेंगे, तो इसलिए वो एक्सपोर्ट में वैसे भी कवर हो गया, इसलिए इस पॉइंट को यहां से डिलीट कर दिया बेटा वैसे भी। ओके, देन services by an intermediary of financial services located in multi services SEZ with IFSC status। भाई अभी आपने देखा होगा गिफ्ट सिटी, अरे गुजरात है ना भाई, गांधीनगर, वहां पे जो इंटरमीडिएट लोकेटेड है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू हिज क्लाइंट हु आर लोकेटेड इन आउटसाइड इंडिया, जो फॉरेन करेंसी सर्विसेज दे रहा है वो इंटरमीडिएट है। और आपको पता है इंटरमीडिएट सर्विस अगर आप प्रोवाइड करें तो इंटरमीडिएट का लोकेशन ही प्लेस सप्लाई होता है सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8 क्लोज नंबर बी के हिसाब से, इसलिए यहां पे उस पॉइंट को अलग से लिख के बोल दिया क्या, इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट। देन सर आपको पता है अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आप कर रहे हो तो जो रेसिपिएंट है वो आपका ही अगर डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट है तो उसको एक्सपोर्ट में कवर नहीं करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, अगर सर्विस सप्लायर इंडिया का है और रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का है और दोनों सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट है तो सर उसको एक्सपोर्ट में नहीं मानेंगे, पर एटलीस्ट उन पर टैक्स तो मत लगाओ कम से कम, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी लग जाता है, तो अननेसेसरी बेचारे आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे और आईजीएसटी लगा दे, कहां का इंसाफ, इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट, कोई बात नहीं सर उस पर एक्सपोर्ट के बेनिफिट मत दो पर कम से कम टैक्स तो मत लगाओ। देन import of services by United Nations or specified international organization for their official use of the United Nations or the specified international organization, it will remain exempt import of services। clear, domestic markets अगर इन्होंने सर्विसेज लिए तो जो भी टैक्स पे किया होता है इनका रिफंड मिल जाता है, अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर इन्होंने किया तो रिवर्स में टैक्स पे करो फिर रिफंड लो, रजिस्ट्रेशन कराओ जीएसटी में, क्या फायदा, इसलिए जीएसटी डायरेक्ट एग्जेम्प्ट कर दिया। सेम वे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, यही लॉजिक से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन और काउंसलर पोस्ट इन इंडिया और डिप्लोमेटिक एजेंट और करियर काउंसलर ऑफिसेज पोस्टेड इन इंडिया, इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट। पर ध्यान रखना ये सर्विसेज जो इन्होंने रिसीव करी है फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन वगैरह ने, भले इनके फैमिली मेंबर्स के यूज के लिए लिया, पर्सनल यूज के लिए लिया, ऑफिशियल यूज के लिए लिया, इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट। क्लियर, ध्यान रखना, बस इनको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इशूड बाय द प्रोटोकॉल डिवीजन। क्लियर, और अगर इनका एग्जेम्पशन विड्रॉ, इनका जो लाइसेंस है वो विड्रॉ हो गया, अगर इनका सर प्रोटोकॉल डिवीजन ने विड्रॉ कर दिया इनको कि साहब आप अब से आपकी सर्विसेज एग्जाम नहीं की, तो इनको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट, क्योंकि आज से हम टैक्सेबल हो गए साहब। क्लियर, उसके बाद सारा एग्जामिशन का विड्रॉ हो जाएगा। देन पॉइंट नंबर 14 सर सर्विसेज, अब मान लो कोई गुड्स थी जो जापान से चाइना भिजवाई और आप बीच में एजेंट थे बेटा, एक्सपोर्टर कहाँ का, जापान का, इंपोर्टर कहाँ का, चाइना का, आप बीच में एजेंट इंटरमीडिएट इंडिया के, तो सर इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट जो भी कमीशन आपने चार्ज किया, क्योंकि इंटरमीडिएट केस में प्लेस ऑफ सप्लाई उसका लोकेशन नहीं होता, टैक्स लग रहा था इसमें। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंटरमीडिएट व्हेन लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स इज आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी, तो इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट। बस ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट उसको मेंटेन करना पड़ेगा फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 years। क्या क्या, कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, कॉपी ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सप्लायर्स and recipients, then copy of commission debit note, then copy of certificate of origin, and then declaration letter from intermediary on his letterhead कि सर commission debit note raised relates to contract when both supplier and recipient दोनों कहा के outside इंडिया के बेटा। क्लियर, डन, ये सारे एग्जामिशन मेगा एग्जामिशन लिस्ट खत्म होता है। अब ये सारे एग्जामिशन हमने पढ़े, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, सबके लिए एग्जामिट है बेटा। क्लियर, और सर जहां पे भी पूरे मेगा एग्जामिशन लिस्ट में पार्टनरशिप हम काम आया वहां एलएलपी भी रेफर किया जाएगा। ध्यान रखना, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जामिशन एलएलपी इज ट्रीटेड एज पार्टनरशिप। ओके सर, अब कुछ अदर एग्जामिशन, फर्स्ट एग्जामिशन ये भी रिलेवेंट नहीं है, काम का नहीं बेटा। ओके, देन सर्विसेज सर सर्विसेज इंपोर्टेड बाय यूनिट ऑफ एसईजेड और डेवलपर ऑफ एसईजेड इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट से अगर आप सर्विस देते हो तो वो जीरो रेट सप्लाई होता है। सेम वे इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर इन्होंने किया तो इट विल रिमेन एग्जाम फ्रॉम आईजीएसटी। ओके सर, देन कस्टम्स रिलेटेड बेटा पॉइंट है, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी जिसके लिए आपने रॉयल्टी या लाइसेंस फी पे किया है along with the goods, along with the transaction value of the goods, तो आपको पता है रॉयल्टी या लाइसेंस फी ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट बनता है। एनी रॉयल्टी या लाइसेंस फी विच इज पेड एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग इंपोर्टेड इन इंडिया, तो ऐसे केस में वो रॉयल्टी या लाइसेंस फी सर वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट बनता है फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम, उस पर कस्टम लगता है और कस्टम के साथ में आईजीएसटी एनीवेज लग रहा है बेटा, तो उतने पोर्शन पे अलग से सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हुए उस पर आईजीएसटी डबल बार चार्ज मत करता ना, उस पर जीएसटी अलग से जो जीएसटी एक्ट में चार्ज होना था वो एग्जेंप्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि उस पर एनीवेज कस्टम के साथ में आईजीएसटी लगने वाला है। सर देन मान लो मैं एक ट्रेडर हूं बेटा और मैं गुड्स क्या करता हूं, आपसे परचेज करके डायरेक्ट एक्सपोर्ट करता हूं, तो ऐसे केस में मेरे को बोल दिया कि आई कैन प्रोक्योर द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ जस्ट 0.1% एज टैक्स। अच्छा,
अगर इंटरस्टेट परचेज है तो 0.1% आईजीएसटी, इंट्रास्टेट परचेज है तो 0.05%, 0.05% सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करूंगा केवल। पर कंडीशन क्या है, जिस दिन मैंने आपसे गुड्स परचेज किया उसके 90 डेज के अंदर क्या हो जाना चाहिए, एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। जो गुड्स मैं आपसे परचेज कर रहा हूं वो अंडर द कवर ऑफ टैक्स इनवॉइस आएगा, आप 0.1% टैक्स पे करेंगे। मैं आपको परचेज ऑर्डर दूंगा बेटा, जिसके अंदर क्लियर मेंशन करूंगा कि ये गुड्स आर इंटेंडेड टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। क्लियर, 90 दिन के अंदर मैं एक्सपोर्ट करूंगा, और अगर एक्सपोर्ट नहीं करता हूं तो जो सप्लायर है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, प्लस जो परचेज ऑर्डर है उसका एक कॉपी में आपको तो दूंगा, आप मान लो सप्लायर हो, आपके ज्यूरिसडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर को भी दूंगा बेटा। प्लस जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा उसका जो शिपिंग बिल में फाइल करूंगा, उस शिपिंग बिल के अंदर आपका जीएसटी नंबर और इनवॉइस नंबर भी रेफर करूंगा बेटा मैं उसके अंदर। प्लस जब मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा इन गुड्स को, तब इसका प्रूफ, शिपिंग बिल जो मैंने फाइल किया उसका एक कॉपी, प्लस जो ईजीएम एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट होगा उसका एक कॉपी, जिसके अंदर मेंशन होगा क्लियरली कि ये वाली गुड्स एक्सपोर्ट हुई है सही में, और शिपिंग बिल में आपका जीएसटी नंबर और इनवॉइस नंबर लिखा होना चाहिए। क्लियर, इसका एक कॉपी मैं आपको भी दूंगा और आपके ज्यूरिसडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर को भी दूंगा, और 90 डेज में गुड्स एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। प्लस आपसे जो गुड्स मैंने मंगाई है वो या तो मैं डायरेक्ट कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन या इनलैंड कंटेनर डिपो ले जाऊं, या फिर वहां से मैं किसी वेयर हाउस ले जाऊं और वेयर हाउस से डायरेक्ट क्या कर दूं, एक्सपोर्ट कर दूं। और हाँ, जानना, आई एम अ ट्रेडर, आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर, सेम गुड्स एक्सपोर्ट होनी चाहिए। पर हाँ, अगर मैंने गुड्स को वेयर हाउस में लाया है तो मैं चाहूं तो कुछ सप्लाईज को एग्रीगेट कर सकता हूं, जैसे एक गुड्स आपसे परचेज करिए, एक आपसे परचेज करिए, एक आपसे परचेज करिए, इन सबका मैंने कॉम्बो पैक बना दिया और कॉम्बो पैक बना के एक्सपोर्ट करूं, चलेगा बेटा। अब अगर मैंने वेयर हाउस में लाया हूं गुड्स को और गुड्स को एग्रीगेट किया है मैंने, तो आई कैन एक्सपोर्ट द गुड्स आफ्टर एग्रीगेशन ऑल्सो। पर ऐसे केस में जब गुड्स वेयर हाउस में आएगी तब वेयर हाउस ऑपरेटर का काउंटर साइन लूंगा मैं अपने इनवॉइस पे, प्लस सर उसका एक रिसीट भी लूंगा एक्नॉलेजमेंट की इतनी गुड्स मेरे को रिसीव हुई है। क्लियर, और हाँ, मैं जो एक्सपोर्टर है इट शुड बी रजिस्टर्ड विद द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और कमोडिटी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। क्लियर, ये सारी चीजें कंडीशन पूरी करूंगा, और 90 डेज में अगर मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया तो ऐसे केस में वो जो सप्लायर है, आप बैंड बच जाएगी, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट माहौल, और केवल 0.1% टैक्स पे करके सप्लाई कर सकते हो, सो दैट जो परचेजर है उसको उसकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं हो, क्योंकि 0.1% जो वो टैक्स पे करेगा वो उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा। पर अगर मान लो 18% टैक्स था, 18% पूरा टैक्स पे करो, उसका आईटीसी लो, फिर उसका रिफंड लो, इतना लंबा प्रोसेस क्यों करे बेटा, ये अवॉइड करने के लिए वो पॉइंट दिया। ओके, नेक्स्ट है सर एग्जेम्पशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम फ्रॉम जीएसटी। सर ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ने आपको राइट दिए, लाइसेंस दिए, किसके लिए, टू एक्सप्लोर और माइन पेट्रोलियम क्रूड और नेचुरल गैस, और उसके लिए आप जो रॉयल्टी पे करो इन दी फॉर्म ऑफ सर प्रॉफिट पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम का पार्ट आप एज अ रॉयल्टी पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, क्लियर, उतने शेयरिंग पे जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उतने रॉयल्टी की वैल्यू पे जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम। क्लियर, जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जो भी सर्विसेज दी उसके लिए सर्कुलर आया, और सर्कुलर ने बोल दिया जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। अच्छा, मई 22 उसके बाद जिसके एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये तो केवल सर्कुलर के थ्रू था, अब तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके बोल दिया कि यस इनकी सर्विसेज क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। भारत माता की जय। और इसी के साथ पूरा एग्जामिनेशन का चैप्टर भी खत्म होता है। अब बस ध्यान रखिएगा सर, जितना कंसंट्रेशन, जितना फोकस आप रखोगे दूसरी दुनिया की नेगेटिविटी से, जितना आप बाहर रहोगे, दूर रहोगे, स्टे पॉजिटिव, पूरा फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, आपका गोल एक ही है सर, पढ़ाई। ध्यान देना सर, आपका कंपटीशन किसी से भी नहीं है, आपका कंपटीशन केवल खुद से है। डेली जब आप शाम को, रात को सोते हो, तब आपको ध्यान होना चाहिए कि आज आपने अपने आप के अंदर क्या इंप्रूवमेंट किया। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में आप आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। आपका कंपटीशन खुद से है सर, किसी से कंपेयर मत करिए, खुद से कंपेयर करिए। देखना आप अपने आप का बेटर वर्जन रोज बनाते जाएंगे और डेली आप आगे बढ़ते जाएंगे, और यही लाइफ है बेटा। क्लियर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, माहौल बनाते रहो। थैंक यू सो मच, बाय।